डिस्प्ले मार्केटिंग पे जब हमने एंड किया था तो मैंने बताया था ना, जैसे हम वेबसाइट्स खोलते हैं, बैनर एड्स, रेक्टेंगुलर एड्स, या फिर कोई जीएफ वीडियो जो अपने आप चल जाता है, मतलब अनइंटेंशनली हमारे को वो दिखता है। जैसे भले ही आप देखने जा रहे हो, वॉकिंग के बेनिफिट्स देखते हो, सडनली आपको वो प्यूमा का ऐड या स्केचेस का ऐड जब होता है, छोटी सी, हाँ, कहीं ना कहीं वो नीचे चला जाएगा, पॉपअप टाइप में, एग्जैक्टली वो डिस्प्ले मार्केटिंग था। डिस्प्ले मार्केटिंग के बाद जो आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट, बट क्योंकि ये टॉपिक्स हैं, दैट इज़ वाई यू हैव टू प्रिपेयर इट। एंड अब प्रिपेयर करना शुरू कर दो, बिकॉज आई थिंक इतना पढ़ के तुम्हें समझ आ गया होगा दैट इट इज़ अ थ्योरेटिकल पेपर। पेपर में क्वेश्चन आएंगे, यू वुड हैव टू राइट। तो कुछ एफएम जैसा पेपर नहीं है जिसमें कोई न्यूमेरिकल आ जाए या कुछ हो जाए, तो यहाँ पे तो लिखने के ही मार्क्स फेच करने का मतलब एक ऑप्शन है। सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज हम कहते हैं ना, सोशल मीडिया इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। आपने देखा होगा लिंक्डइन के एड्स, इवन फेसबुक के एड्स, या जो ट्विटर वगैरह के भी एड्स होते हैं, वो कम्युनिटी पे फोकस, फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल, फाइंड योर पीपल हु यू रिलेट विद। सो कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग कहा जाता है, जिसमें जनरली ह्यूमन नीड, जो सोशल नीड्स हैं हमारी। मास्लोस तो पढ़ा होगा, मैनेजमेंट कर कर आए हो अगर, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा, तो मास्लोस में होती थी ना सोशल नीड्स, कि मुझे मेरे फ्रेंड्स चाहिए, पीयर ग्रुप चाहिए, अकेले समाज में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो उस नीड को पूरा करने के लिए बेसिकली वी हैव सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया इज डिफाइंड एज द वे बाय विच पीपल इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट ऑनलाइन। सो लोगों का इंटरेक्शन पहले नॉर्मल तरीके से पार्क में मिलके होता था, उस सारे प्रोसेस को अब ऑनलाइन जो चेंज किया गया है वो सोशल मीडिया ने किया गया है, एंड कम्युनिटी बेस्ड नेटवर्किंग के लिए है। और जितना हम अट्रैक्शन, ट्रैफिक सोशल मीडिया पे ला सकते हैं, उतना हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग सक्सेस हो सकती है। किसने सोचा था फोटोज़ डाल डाल के भी एडवर्टीजमेंट हो सकती है, बट इंस्टाग्राम ने ये चीज़ भी प्रूव कर दी। किसने सोचा था फेसबुक, जो मेयरली लोगों के साथ एक था फ्रेंडशिप करने को था या अपने पुराने बिछड़े दोस्तों को पाने का एक माध्यम था, उस पर प्रॉपर बिजनेसेस चल रहे हैं। अब तो प्रॉपर फेसबुक इज़ प्रोवाइडेड फॉर बिजनेस पीपल, सो हर व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, तो पूरा डोमेन ही एक तरह से आप कह सकते हो चेंज हो गया है। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है ब्रांड्स के थ्रू? सबसे पहले तो एंगेजमेंट का मतलब क्या है? जो उनके डेडिकेटेड पेजेस होते हैं। जैसे आप भी अगर फेसबुक पे आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, लाइक है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मदर्स का इंटरेस्ट होता है कुकिंग एंड न्यू रेसिपीज ट्राई करने में, सो दे फाइंड दोज पेजेस, उन्हें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सो डेडिकेटेड पेजेस से क्या होती है? एंगेजमेंट होती है, क्योंकि हम उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, उस पर कमेंट्स लिखते हैं, जो भी वो हमें लाइक, सब्सक्राइब या जो भी करने को बोलते हैं उसमें हम एक तरह से एंगेजमेंट करते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट भी आप नॉर्मल फेसबुक स्क्रॉलिंग या यूट्यूब स्क्रॉलिंग भी कर रहे हो, तब भी कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट के एक्सपोज होते ही हो। सो बिकॉज सोशल मीडिया पे इतना ट्रैफिक है, इतनी जनता है, सो एडवर्टाइजमेंट उस पर करना सबसे एक तरह से क्या माना जाता है? वैलिडेटेड माना जाता है। नेक्स्ट इज वायरल प्लेटफॉर्म्स। वायरल मार्केटिंग, बज़ मार्केटिंग क्या है? जैसे कोई वीडियो आई, कोई पोस्ट आई, जैसे पीछे आई डोंट नो इफ़ यू पीपल रिमेंबर और नॉट, आइस बकेट चैलेंज एक बहुत पॉपुलर हुआ था। सो ऐसे जो नई नई चीज़ें आती रहती है, जो ब्रांड्स कुछ ना कुछ करती रहती है, जैसे हम बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ। हम ब्रांड के बारे में कुछ पता है, तुम्हें पता है उस ब्रांड ने क्या किया, तुम्हें पता है कटरीना कैफ उस ब्रांड की एम्बेसडर है, ये वर्ड ऑफ माउथ है। पर वायरल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ, मतलब एक क्लिक से या शेयर करने से। और व्हाट्सएप ने तो इसको और स्पीड दे दी है। जैसे पहले तो होता था ना, अगर हमें शेयर करना है तो ईमेल भेजना पड़ता था, उसमें फिर भी एफर्ट लगता था, बट व्हाट्सएप से तो यू कैन शेयर इट ऑन 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, एंड वो पूरा वायरल हो जाता है। देन इज आइडिया टेस्टिंग या कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। सो इसको हम क्राउड सोर्सिंग से कर सकते हैं। क्राउड सोर्सिंग बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो इंटरनेट के थ्रू ही बनी है, कि आप इंटरनेट पे जाके अपना कुछ आइडिया, मतलब आपको एक शक है अपने आइडिया पे कि पता नहीं है सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप इंटरनेट पे जाके रैंडम लोगों से उनके सजेशंस, फीडबैक्स मांगते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मैं अपने खुद मम्मी से पूछने जाऊँगी, वो मेरी मम्मी है, कहीं ना कहीं इमोशन इन्वॉल्व है, तो वो चाहेंगी नहीं मैं अपने बच्चे को डिस्करेज करूं, तो वो कहेंगी हाँ हाँ बेटा कर ले, तू जो भी करेगा ना, तू जो भी करेगी तो सक्सेस हो जाएगी, ये वाली। तो उसमें वो वैल्यू जजमेंट नहीं आई, उसमें वो इमोशनल जजमेंट आई, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बच्चा है, उनका बेटा है, बेटी है, तो वो कर ही लेगा। सिमिलरली अगर आप फादर को भी जाके एक थोड़ा सा नॉन प्रॉफिटेबल आइडिया भी बोलो ना, because he's your father, he'll somewhere or the other try to push you, try to invest in your business. So जैसे हम अपने 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 लोगों में जाते हैं, वैल्यू जजमेंट इमोशनल जजमेंट हो जाता है। वैसे ही ऑनलाइन जाके रैंडम लोगों से सजेशन मांगना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहली बात तो वो रैंडम है, तो वो अगर तारीफ भी करेंगे तो वो ऑनेस्ट करेंगे, बेइज्जती भी करेंगे तो वो ऑनेस्ट करेंगे, उसका एक वैल्यू पॉइंट होगा, क्योंकि उनको तुमसे कुछ लेना नहीं है, तुम्हें उनसे कुछ लेना नहीं है। तो आइडिया टेस्टिंग के लिए यू कैन विजिट ऑन दी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड आस्क पीपल अबाउट देयर सजेशंस एंड व्हाट दे थिंक अबाउट इट।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेमिफिकेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें जनरली बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स या आजकल तो नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स ने भी गेमिफिकेशन शुरू कर दिया। जैसे स्टारबक्स गेमिफिकेशन बहुत अच्छे से यूज़ करता है। जैसे वो कुछ ना कुछ ऑफर देने के लिए ना वो आपको टेम्प्ट करता है कि आप उसकी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाओ, कुछ ना कुछ जैसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो तो शायद आपको एक फ्री कॉफ़ी का वाउचर मिलेगा, या शायद आपको सेकंड कॉफ़ी पे 50% ऑफ का वाउचर मिलेगा। सो जब आप ब्रांड की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे इन्वॉल्व होगे, कुछ ना कुछ कंटेस्ट में, गेम में पार्टिसिपेट करोगे, देन यू आर गेटिंग सम बेनिफिट्स। गेम खिलाने का भी इंटेंशन यही है कि कहीं ना कहीं कस्टमर के ना माइंड में ही आ जाए कि हाँ गेम खेलने से फ़ायदा होता है। जैसे हम छोटे बच्चों को कहते थे ना कि बेटा आप टीवी देख लो, फिर आपको बाद में ना मम्मी गिफ्ट देंगी, या अपना होमवर्क कर लो, मम्मी बाद में आपको गिफ्ट देंगी। वही साइकोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि लेट्स गेट्स पीपल इन्वॉल्व। जैसे सबसे पुरानी गेमिफिकेशन स्ट्रैटेजी बताऊँ ना, चलो अभी तो हम ऑनलाइन करते हैं, ये तुमने नोटिस किया होगा बचपन में जब टैजोज आते थे या वो कार्ड्स वगैरह नहीं मिलते थे चिप्स वगैरह के पैकेट के साथ, एंड लोग जैसे उन्हें रिडीम भी कराते थे, वो भी गेमिफिकेशन ही होता था। चिप्स खाने का लॉजिक क्या होता था, बच्चों को वो लालच होता था कि कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा या कुछ ना कुछ कार्ड मिलेगा। बेब्लेड्स वगैरह के जैसे होते थे, पोकेमॉन का बहुत चला था, तो पोकेमॉन के होते थे। अच्छा, फिर एक बार ऐसी भी स्कीम्स आती थी जैसे 5 खाओगे 5 रिडीम करोगे दुकानदार पे जाके तो कुछ और बड़ा गिफ्ट मिलेगा। ये भी गेमिफिकेशन थी, बस फर्क सिर्फ इतना हो गया आज हमने उस स्ट्रैटेजी को सारा ऑनलाइन पे कर दिया। कैशबैक जैसे आप बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन और द अदर फॉर्म ऑफ यूजिंग गेमिफिकेशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग हम सब इसके साक्षी बने हुए हैं, हमारे साथ होती भी है। आज भी अगर आप अपना ईमेल बॉक्स चेक करो, प्रमोशंस नाम से बहुत सारे भर भर के ईमेल्स आते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट सेंडिंग टारगेटेड मैसेजेस टू मतलब योर ऑडियंस, प्रमोशनल मैसेजेस, कैंपेन्स को करना। एंड अगर आप ये बात करो तो ईमेल मार्केटिंग डिफरेंट बिजनेसेस के लिए कैसे लगती है, जैसे फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस ईमेल मार्केटिंग से एक्चुअली ई कॉमर्स का मतलब क्या है, ऑनलाइन पे जाके प्रोडक्ट बेचना। तो अगर आप ऑनलाइन ही प्रेजेंस है आपकी, आपका कोई रिटेल स्टोर है ही नहीं, फिजिकल स्टोर है ही नहीं, तो ईमेल मार्केटिंग इज़ वन गुड प्लेटफॉर्म जो थोड़ा सा चीप भी पड़ेगा और आपके प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट करने के लिए भी कारगर है। और इनिशियली जैसे ये अमेज़न है, आज तो अमेज़न बहुत बड़ा जाइंट बन गया, उसके पास कोई ब्रांड एम्बेसडर की कमी नहीं है। बट जब स्टार्टिंग में उन्होंने भी अपना बिजनेस शुरू किया, या फ्लिपकार्ट ने भी स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू किया होगा, ऑल द बिजनेसेस फर्स्ट यूज्ड ईमेल मार्केटिंग। वो फ़र्क सिर्फ इतना कि आज वो ब्रांड एम्बेसडर्स एंड ऑल पे चले गए हैं क्योंकि उनका बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो जनरली स्टार्टिंग में अगर आपका कोई भी छोटा वेंचर है, आपके लिए सबसे सस्ता, पक्का, टिकाऊ जो काम हो सकता है मार्केटिंग करने का, वो ईमेल मार्केटिंग हो सकता है। दूसरा क्या है, ईमेल मार्केटिंग से आप ब्रांड अवेयरनेस एट द सेम टाइम रिलेशनशिप्स, जैसे मैं तनिष्क का एग्जांपल देती हूँ। सो तनिष्क को आज ब्रांड अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, बट आज भी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स को कोई ब्रांड अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल बैंक्स अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आज भी आपके साथ ईमेल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। सो क्या एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज़रूरत है कुछ बताने की? कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा बैंक है, वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट बैंक, बट स्टिल अगर वो ईमेल भेज रहा है आपको, सो दैट मीन्स वो कस्टमर रिलेशनशिप आज भी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मेंटेन कर रहा है। फॉर सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज कंपनीज के लिए ईमेल मार्केटिंग आइडिया चैनल है फॉर जनरेटिंग नीड्स। जैसे अगर आप ईमेल्स भेजोगे प्रमोशंस में, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे हम डायरेक्टली कस्टमर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते। अब इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, ये इतने सारे नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट वी आर नॉट द डायरेक्ट यूजर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। बट जो बिजनेसेस वाले होते हैं, या सपोज करो अगर मैं भी सपोज करो सपोज करो कुछ इंटेल का कुछ नया सॉफ्टवेयर है, वो मेरे प्रमोशंस में पड़ा है, एंड बाय डिफॉल्ट आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ सम सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनी जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे ही काम करती है। सो अगर मैं अपने प्रमोशंस में बाय डिफ़ॉल्ट इंटेल के उस ऐड पे एक्सपोज होंगी, तो कहीं ना कहीं मैं अपने कंपनी के साथ शेयर करूंगी कि इंटेल का ऐसा कोई प्रोडक्ट है, एंड सो ऑन। सो फिर शायद हम कंपनी लेवल पे वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी इनिशिएशंस शुरू कर देंगे। सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि न्यू लीड्स मतलब न्यू कस्टमर्स जनरेट करने के लिए भी ये ईमेल मार्केटिंग एक अच्छा सोर्स माना जाता है। अच्छा, ब्लॉगर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, पता है लिंक्डइन का स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट ही ये था, न्यूज़लेटर्स। न्यूज़लेटर्स क्या होते थे, जितने लोग कंटेंट लिखते हैं या अपने डेली आर्टिकल्स लिखते रहते हैं या रिव्यूज़ लिखते रहते हैं, वो चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। तो आप क्या करते थे, आप जैसे लिंक्डइन पे जाते थे, आपको कोई पसंद आता था कंटेंट राइटर या कुछ भी, आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते थे फॉर द न्यूज़लेटर। तो वो न्यूज़लेटर वो आपको कैसे भेजता था, ईमेल के थ्रू। और आज भी जैसे इवन आई हैव सब्सक्राइब टू सम न्यूज़लेटर्स, ईमेल पे जब भी मैं खोलती हूँ उनके नए बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़लेटर्स अवेलेबल होते हैं।
सो जो ब्लॉगर्स है, जो कंटेंट राइटर्स है, उनके लिए तो ईमेल मार्केटिंग इज़ वन सोर्स सो दैट दे कैन रीच टू देयर फॉलोअर्स. नेक्स्ट इज एंटरप्राइज क्लाइंट्स कैन स्केल देयर ईमेल मार्केटिंग रीच टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ द कस्टमर्स एट वंस. तो अगर आप एंटरप्राइज क्लाइंट मतलब एक तरह से अगर मैं B2B मार्केटिंग की बात करी, एंटरप्राइज क्लाइंट्स का मतलब है B2B मार्केटिंग. तो अगर आपको एक साथ कोई कैटलॉग शेयर करना है, कोई ब्रोशर शेयर करना है, आपने कोई नई मशीन बनाई है, कोई नया कंपोनेंट बनाया है, तो एक साथ यू कैन सेंड इट टू थाउजेंड्स ऑफ योर क्लाइंट्स डेटाबेस जिसका आपके पास होगा. एंड ईमेल मार्केटिंग कैन डू इट एट अ वेरी लेस कॉस्ट. नाउ कैसे ईमेल मार्केटिंग को सक्सेसफुली करना चाहिए? देखो, अगर अच्छे से ईमेल मार्केटिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस क्योंकि आई थिंक दिस इज अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट. देन यू हैव टू चूज योर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. जैसे गूगल इज मतलब अब एक सिनोनिम बन गया विद ईमेल. तो गूगल करना, मुझे मेल करना, कई लोग नहीं बोलते मुझे जीमेल कर देना, ये बोलते हैं. सो यू हैव टू चूज द ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जिस पे आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि गूगल को यूज़ करना एक एडेड लिवरेज होता है क्योंकि एवरीबडी इज ऑन गूगल. तो एक ईज अलग हो जाए. जैसे सपोज करो, कई बार इमेजिन करा करो, यू मीट पीपल जो शायद याहू के ज़माने के हैं या शायद आउटलुक के ज़माने के, तो वो यूज़ करते हैं उसको. बट अगर आज मुझे कोई बोले कि आप क्या जीमेल के अलावा कोई ऑप्शन सोचोगे, मैं तो कहूँगी यार मुझे कुछ पता भी नहीं जीमेल के अलावा. सो यू हैव टू चूज़ योर सर्विस प्रोवाइडर. एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करो जो एटलीस्ट आपके क्लाइंट्स या आपके टारगेट मार्केटिंग में मैक्सिमम यूज़ होता है. सो अगर आपके पुराने कस्टमर्स हैं तो हो सकता है आप आउटलुक आईडी बनाओ क्योंकि आउटलुक शायद वो सारे लोग यूज़ करते हैं. बट अगर आप कंटेम्प्रेरी लोगों की बात करो तो आज याहू मेल बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे. जिनके पुराने बने हुए हैं वही सर्वाइव कर रहे होंगे क्योंकि ईमेल चेंज करना ना बहुत रिस्क होता है क्योंकि सारा डेटा एंड ऑल दैट ना. तो अगर तुम लोगों को बोलो तो तुम लोगों के लिए फर्स्ट इंस्टेंस में क्या निकल कर आएगा? जीमेल ही निकल कर आएगा. तो चूजिंग योर सर्विस प्रोवाइडर. देन यू हैव टू लिस्ट ऑफ द ऑप्ट इन फॉर्म्स. वो लास्ट में होता है ना, यू कैन सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, यू कैन सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दैट. ऑप्ट इन का मतलब है क्या क्या चीज़ के लिए, क्या क्या सर्विसेज के लिए आप चाहते हो कि आपके टारगेट मार्केट के पास ये ऑप्शन होना चाहिए. मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती अपनी टारगेट मार्केटिंग को लोड कर रहे हो विद इन्फॉर्मेशन. आप जो भी इन्फॉर्मेशन अपनी टारगेट मार्केटिंग के साथ शेयर करना चाहते हो, एक लिस्ट चेक बॉक्स बना लो और उस चेक बॉक्स में ऑप्ट इन ऑप्ट आउट फैसिलिटी होनी चाहिए. तो जैसे अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो, बेस्ट वे इज़ टू गिव देम अ चॉइस कि वो क्या चाहते हैं. महीने में एक बार ईमेल चाहते हैं, साल में एक बार ईमेल चाहते हैं. ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि उन्हें भी ऐसा ना लगे कि आप तो बिल्कुल उनके पीछे ही पड़ गए. तो हमारे हिंदी में बोला जाता है ना, तुम लोगों की लैंग्वेज में चेप ही हो गए. तो चेप भी हो जाओगे तो ज़्यादा कस्टमर्स को पसंद नहीं आएगा. सो ऑप्ट इन आउट आउट का वो एक तरह से फैसिलिटी देना चाहिए. दूसरा क्या है? सेटअप मार्केटिंग ईमेल्स. मार्केटिंग ईमेल बनाना, लैंग्वेज बिल्ड करना, तो इसके लिए हैव अ गुड टीम ऑफ कंटेंट राइटर्स जो सारा डिज़ाइन करेंगे, सारा प्लान करेंगे ईमेल को, वो चीज़ होनी चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेट्रिक्स. अब ये मेट्रिक्स कौन से होते हैं ईमेल को मेजर करने के, वो हम आगे डिस्कस करते हैं. तो पहला मेट्रिक क्या होता है? ओपन रेट. ये बहुत अच्छा है. ये आप चेक करो, अगर आपने 1000 लोगों को ईमेल भेजी है तो उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअली ईमेल को खोला. क्योंकि दैट इज़ वन गारंटी कि कस्टमर ने एटलीस्ट आपको देखा, आपको डायरेक्टली बिन में नहीं डाल दिया, डस्टबिन में नहीं डाल दिया. तो उसके लिए आपको ओपन रेट चेक करना चाहिए. फिर होता है क्लिक थ्रू रेट. हम ऑलरेडी क्लिक थ्रू रेट एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं. वो क्या होता है? जब आप ईमेल देते हो तो उसमें बीच में कुछ लिंक्स होते हैं, कुछ URLs होते हैं. तो कितने लोगों ने ईमेल पे जाके उस URL को क्लिक किया, वो क्लिक थ्रू रेट. तो पहले तो है खोला, खोलने के बाद फिर पढ़ा होगा ना, तभी तो लिंक पे क्लिक किया. तो धीरे धीरे ना आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है कि हाँ मेरा ईमेल खुला भी, पढ़ा भी गया, कस्टमर वेबसाइट पे आया भी. उसके बाद यू कैन चेक कन्वर्जन रेट. कस्टमर वेबसाइट पे तो आ गया, फिर चला गया वापस वो, तो कन्वर्जन रेट चेक करो कि कितने कस्टमर्स थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया जैसे, तो कन्वर्जन रेट उससे पता चल जाएगा. फिर अनसब्सक्राइब. कितने कस्टमर्स थे जिन्होंने पढ़ते ही सीधा वो लास्ट में जो ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन मैंडेटरी है, गूगल कहता है कि हमारी सर्विसेज का पार्ट है, तो अनसब्सक्राइब कर दिया. कितने परेशान हो गए 4 दिन ईमेल देख के कि वो भाग ही गए. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है. अगर सपोज करो 1000 में से महीने में पहले 400 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, फिर 250 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, तो मैक्सिमम लोग छोड़ते जा रहे हैं. तो उसका मतलब कुछ कारण होगा जिसकी वजह से वो छोड़ रहे हैं. शायद आपके ईमेल्स बहुत लॉन्ग है, तो लॉन्ग ईमेल्स पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है. सो यू हैव टू कट शॉर्ट योर ईमेल का कंटेंट. और दूसरा क्या है? डिलीवरेबिलिटी रेट. आप नोटिस करा करो, अगर कोई ईमेल आईडी गलत होता है तो आपको जीमेल की तरफ से ना एक मैसेज आ जाता है, द ईमेल आईडी दैट द ईमेल एड्रेस दैट यू आर ट्राइंग टू सेंड अ मेल एड्रेस नॉट फाउंड, ऐसे करके एक आ जाता है. सो डिलीवरेबिलिटी रेट चेक करना ज़रूरी क्यों है कि किसी कस्टमर ने आपको गलत ईमेल आईडी तो नहीं दे दी. क्योंकि बहुत कस्टमर्स का होता है कि हमें ईमेल आएंगी तो गलत दे देते हैं. जैसे सपोज करो उनका @123 होता है
वो 231 दे देते हैं, मतलब जो ईमेल आईडी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो वहाँ पे डिलीवरेबिलिटी रेट भी चेक करो कि एटलीस्ट योर मैसेजेस आर रीचिंग. सो ये सारे कुछ मेट्रिक्स हैं. मेट्रिक्स वाला टॉपिक ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया में भी हम मेट्रिक्स करेंगे. सो अगर मेट्रिक का मतलब नहीं समझ आया, मैंने शुरू कर दिए थे डायरेक्टली. मेट्रिक होता है वो पैरामीटर. जैसे अगर MBA कर रहे हो, मेरे को तुम्हें जॉब देनी है आफ्टर MBA, तो मैं कौन से मैट्रिक्स देखूंगी? तुम्हारा UG क्वालिफिकेशन तो देखूंगी ऑब्वियसली, कहाँ से UG किया, कितने नंबर थे. MBA क्वालिफिकेशन देखूंगी. फिर आई विल ऑल्सो सी कि तुमने जो MBA किया उसके साथ तुमने इंटर्नशिप्स की या नहीं की. सो ये कुछ मेट्रिक्स है ना जिसकी वजह से आपको जॉब देने की मेरी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी. सो पैरामीटर्स जिस पे इवैल्यूएशन किया जाता है, दोज आर द मेट्रिक्स. तो सोशल मीडिया मेट्रिक्स भी आज हम करेंगे. आज की क्लास का एजेंडा यही था कि पहले ये कंप्लीट करेंगे और फिर सोशल मीडिया मेट्रिक्स पे बढ़ेंगे. Now let's do the next topic which is search engine optimization. तो search engine optimization या SEO. हाँ बोलो बेटा. डिफरेंस पूछ रही हो या रेलेवेंस? देखो, डिफरेंस न्यूज़लेटर का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ईमेल के थ्रू ही जाए. हाँ, आज के ज़माने में न्यूज़लेटर्स ईमेल के थ्रू ही जाते हैं, पर एक ज़माना होता था जब न्यूज़लेटर प्रॉपर छपते थे, प्रिंट होते थे. क्योंकि येस, इट इज़ यूज फॉर मार्केटिंग ऑल्सो, बिकॉज जो कंटेंट लिख रहा है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं. जैसे लिंक्डइन पे तो जनरली जो कंटेंट लिख रहे हैं वो अपने फॉलोअर्स, नेटवर्क कनेक्शंस बढ़ाना चाहते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग कि वो अपनी मार्केटिंग, सेल्फ मार्केटिंग कर रहे हैं. अच्छा, दूसरा क्या होता है, जिनके न्यूज़लेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, कंपनीज भी उन्हें हायर कर लेती हैं. तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं ताकि उनके चांसेस ऑफ हायरिंग इन सम गुड कंटेंट राइटिंग कंपनी बढ़ जाए. दूसरा क्या है, सम पीपल डू इट जस्ट बाय आउट ऑफ हैबिट या जस्ट बाय आउट ऑफ, मतलब एक तरह से होता है ना जैसे सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल, मतलब उनको करना पसंद है, दे वांट टू जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट. फ्रीलांस कह सकते हो, अपनी तरफ से करते हैं. सो येस, आज के ज़माने में यू कैन से न्यूज़लेटर्स मैक्सिमम, मोस्ट प्रॉब्लली आप कहते हो 99% न्यूज़लेटर्स आर थ्रू ओनली ईमेल, ओनली ईमेल के थ्रू ही जाते हैं. बट हाँ, ये लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है. तो जैसे आप, अब हर किसी को तो आप लाइक भी नहीं कर सकते ना, तो आप कोई टॉपिक ढूंढते हो, जैसे कुछ होते हैं ना हार्ड टू फाइंड टॉपिक्स जो बुक्स वगैरह में नहीं मिलते. सो इफ़ यू गो ऑन इंटरनेट, तो कहीं ना कहीं अगर वो बहुत अच्छा कंटेंट है, उनका न्यूज़लेटर बहुत अच्छा है, तो वो गूगल के भी रिजल्ट्स में 1 2 3 टॉप में आता है. सो नाउ तो काफ़ी, मतलब ये गूगल ने भी उसको मतलब एक तरह से एक्नॉलेज किया है कि कुछ कंटेंट राइटर्स बहुत अच्छा लिखते हैं, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, हाँ बोलो. बस मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, गुरीला मार्केटिंग. गुरीला मार्केटिंग ना इज ऑफ द बॉक्स करना, आउट ऑफ द बॉक्स करना. वो कन्वेंशन, देखो वो कन्वेंशनल भी हो सकता है, अनकन्वेंशनल भी हो सकता है. जैसे गुरीला मार्केटिंग एक एग्जांपल ये भी है. जैसे इंडिया में तो मैंने इतने एग्जांपल्स नहीं देखे, बट जैसे मैंने 2 3 एग्जांपल्स ना बहुत अच्छे बाहर के देखे हैं. जीब्रा क्रॉसिंग को फिंगर चिप्स पेंट कर देना. जैसे मैकडोनल्ड्स अपने फ्राइज़ को सेल करना चाहता था, उन्होंने कोई फ्राइज़ का ना, फ्रेंच फ्राइज़ का नया फ्लेवर निकाला था, तो किसी जीब्रा क्रॉसिंग को उन्होंने वो येलो वाइट ऐसे पेंट कर दिया था. तो वो पूरा जीब्रा क्रॉसिंग ऐसा लग रहा था कुछ फ्रेंच फ्राइज़ जैसे मैकडोनल्ड्स का जो पैक आता है ना फ्रेंच फ्राइज़ का, वो लग रहा था. एक ऐसे होता है. अच्छा, फिर एक जगह मैंने देखा था अलास्का वगैरह में, किसी जू की अवेयरनेस या जू की एडवर्टीजमेंट थी. उन्होंने पूरी बस को ना ऐसे पेंट किया था जैसे उस बस पे ऊपर लगता था जैसे 3D में कोबरा लिपटा हुआ है. ये गुरीला मार्केटिंग है. कुछ बिल्कुल अलग कर देना, मतलब जहाँ कस्टमर सोच नहीं सकता ना मार्केटिंग के लिए, वहाँ. एक और यूनिसेफ ने बहुत अच्छा गुरीला मार्केटिंग शुरू किया था. उन्होंने क्या किया था, जैसे होता है ना पानी के फिल्टर्स लगे होते हैं, उन्होंने पानी के फिल्टर्स लगाए थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, क्योंकि ये तो यूनिसेफ कर रहा था ना. वो वाटर के लिए ना अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे कि गंदे पानी पीने से बहुत डिजीज़ हो जाए, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वाटर फिल्टर्स लगाए थे और 1 रुपये में पानी मिलता था. आप 1 रुपया डालते थे तो आपको जो पानी बॉटल में मिलता था ना, वो सारा गंदा पानी था. और उसके ऊपर पैकेजिंग थी कि ये वाले पानी पीने से कॉलरा होता है, कॉलरा के ये सिम्टम्स हैं. यू सी, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. और ये जितना पैसा इकट्ठा हो रहा था, अब आप कहोगे मैम गंदा पानी पीने के लिए लोग $1 दे रहे हैं, पर जितना पैसा इकट्ठा हो रहा था, इस सारे पैसे से अफ्रीका में जहाँ प्रॉब्लम थी पानी की, उसको दे वर ट्राइंग टू सॉल्व इट. सो डोनेशन, ये गुरीला मार्केटिंग है जो ट्रेडिशनली किया जाता है. हाँ, गुरीला मार्केटिंग ऑनलाइन भी किया जाता है. जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे कस्टमर URL पे क्लिक करे और URL पे क्लिक करने के बाद उसको जैसे एक आ जाए कि नाउ यू हैव रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड, ओपन इट. तो वो पोस्ट कार्ड हो सकता है जैसे किसी कस्टमर के ही पुराने फ्रेंड ने भेजा हो कि जीप कंपस ने मुझे तुम्हारा ईमेल आईडी दिया है, नाउ आई एम कनेक्टिंग विद यू.
ये भी गुरिल्ला मार्केटिंग के घर, और ये ईमेल के थ्रू, मतलब हम ऑनलाइन के थ्रू करने की हम कोशिश कर रहे हैं. बट वायरल मार्केटिंग इज कुछ ऐसा बज वर्दी कंटेंट बना देना. जैसे सपोज करो आलिया भट्ट इज वॉकिंग ऑन सम रेड कारपेट एंड सडनली शी शोज हर पर्स, और उस पर्स में जैसे मे बी किसी ब्रांड का नाम लिखा है एंड शी इज मतलब जानबूझ के फ्लॉन्टिंग इट. दैट इज ऑल्सो वायरल मार्केटिंग. सो वो एक तरह से वो इंटेंशनल है, उसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो किया ही नहीं. ब्रांड, ये जो सेलिब्रिटीज है तो ऊपर से लेके नीचे तक ब्रांडेड ही, मतलब एक तरह से ब्रांड लोडेड ही होते हैं. तो इसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. बट ये वायरल ज़रूर है क्योंकि जो उसकी क्लिप होगी ना पूरे इवेंट की नहीं वायरल होगी. वो सिर्फ वो जिसमें वो ऐसे न्यूज़ बना के करेंगे आलिया भट्ट ने इस पर्टिकुलर ब्रांड का वो, यू सी दैट काइंड ऑफ थिंग. तो दैट इज ऑल्सो वायरल मार्केटिंग. डू नथिंग, हाँ वो जो उनका टैगलाइन. How to get this is some example of guerrilla marketing you can say, because this is something out of the box. एक किटकैट ने भी, इंडिया में किटकैट ने भी ये यूज़ किया था. इंडिया का एग्जांपल अगर बोलो, बेंच को पेंट, किटकैट का पता है ना, इट्स लाइक स्टिक्स होते हैं. सो बेंच को ना, आधे बेंच को ऐसे पेंट कर दिया था जैसे वो किटकैट की स्टिक्स है, और आधा बेंच नॉर्मल बेंच था. सो हैंग आउट विद द किटकैट, ऐसे करके एक उन्होंने मतलब एक कैंपेन यूज़ किया था. दैट इज ऑल्सो गुरिल्ला मार्केटिंग. ठीक है. सो गुरिल्ला मार्केटिंग होता है कुछ अलग हटके, जो शायद अभी जैसे अभी ये डू नथिंग यूनिवर्सिटी शुरू करना, दिस इज समथिंग जो अभी शायद किसी कंपटीटर ने नहीं सोचा. सो वायरल में ज़रूरी नहीं है बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हो. वायरल में जस्ट वो बज़ क्रिएट करनी है, और वो बज़ कैसे क्रिएट हो सकती है, जैसे अतरंगी तरीके से ही करना ना. जैसे जब, हाँ, सम गिमिक. जैसे अक्षय कुमार का, पता नहीं तुम लोग चाहे छोटे हो गए तब, अक्षय कुमार ने एक बार एक रैंप वॉक करी थी शर्टलेस. हाँ, वो शर्टलेस करी थी. सो है, देखी थी? नहीं देखी. शर्टलेस करी थी तो उसमें वो जीन्स की ब्रांड बहुत पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि शर्ट तो थी नहीं, तो जीन्स, बेल्ट, और या फिर टाई पहन के अगर थी तो वो टाई बहुत पॉपुलर हो गई. तो वो वीडियो शेयर होता रहता है ना, शेयर होता है. दैट इज समथिंग वायरल. हाँ, यस यस, कर सकते हो. वो वायरल कितने होते हैं जो अमूल के, जैसे वो वन लाइनर्स बहुत कैची होते हैं. जैसे दिल मांगे विराट, जैसे विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई तो वो कुछ ना ऐसे लिख देती है, अटली बटली डिलीशियस, और उसको कहीं ना कहीं वो विराट कोहली की सेंचुरी या 100 या इंडिया वर्ल्ड कप विनिंग, या फिर जैसे RRR को जब प्राइज़ मिला था, तो वो कुछ ना ऐसे करके वो रिलेट करते हैं. वो भी वायरल मार्केटिंग में आएगा, क्योंकि उसकी वो पोस्ट ना फिर वो इंस्टाग्राम के थ्रू डिफरेंट चैनल्स पर जाती है. क्राउड सोर्सिंग के लिए कोई वेबसाइट नहीं है. क्राउड सोर्सिंग इज बेसिकली जैसे अगर तुम फेसबुक पे हो एंड यू हैव अ गुड पूल ऑफ पीपल, पोस्ट कर दिया. हाँ, कोरा, एक्चुअली कोरा क्या है, वहाँ पे थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग जवाब दे देते हैं. बट मुझे ये नहीं पता कि इफ़ यू काइंड ऑफ वांट टू अवेल द सर्विस, तो ये कहीं कुछ बिजनेस वाली उसकी डोमेन में तो नहीं आता. मतलब दे डोंट हैव एनी चार्जेस और समथिंग, कुछ ऐसा है. दे डोंट हैव इट, तो फिर तो ठीक है, कोरा है. अच्छा, अगर कोरा जैसी और पूछ रहे हो, कोई पॉपुलर बताओ जो कोरा जैसी हो. याहू आंसर्स, रेडिट, याहू आंसर्स, इन पे यू कैन ट्राई. याहू आंसर्स भी है, उस पर फाइनेंस के तो बहुत अच्छे आंसर्स भी मिलते हैं. अब मुझे ये नहीं पता मार्केटिंग के लिए पीपल हैव यूज्ड इट और नॉट, बट हाँ, फाइनेंस के लिए तो जैसे कई बार कंपनी का डेटा चाहिए होता है तो याहू फाइनेंस से गुड थिंग. ब्रेनली, ब्रेनली पे, ब्रेनली स्कूल के आंसर्स, होमवर्क वाला. हाँ, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैंने ज़्यादा देखा है. बाकी हाँ, यूज़ तो होता है. ऐसे करके कोर्सेरा वगैरह पे भी ट्राई करके देखना, कुछ मिलता है अगर, तो नहीं. मोस्टली हाँ. पहले छोटे से ना अपने किसी, मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे अगर कुछ है या ऐसे डाल के कुछ चेक करना कि आंसर्स आते कैसे. क्योंकि कई लोग तो ना, जैसे वो कपिल शर्मा नहीं दिखाता पोस्ट का पोस्टमार्टम, कई लोग तो वैसे आंसर्स भी लिखते हैं. तो वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो फिर हमारा पूरा एफर्ट वेस्ट हो रहा है कि हमने इतना मेहनत किया और ऐसे लोग पता नहीं कुछ भी लिख के दे रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, जीवन बंद कर दो. तो वो और डिमोटिवेशन भी हो जाती है, बिकॉज समवेयर और दी अदर मोटिवेशन का भी एक एस्पेक्ट होता है. अच्छे आंसर्स मिलेंगे ना, काम करने की इंटेंसिटी बढ़ती है. बट अगर ऐसे ऐसे मिलेंगे तो वो पोस्ट का पोस्टमार्टम से पहले अपना पोस्टमार्टम हो जाता है. ठीक है. उनके पास एक प्रॉपर लिस्ट, बेटर तो वो होगा कि आप कैटेगराइज करके भेजो. हाँ,
अब जस्ट इमेजिन तुम सिंदूर बना रहे हो, जैसे ब्लू हेवन सिंदूर का है, तुम अगर कॉलेज गोइंग गर्ल्स को एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वो नल एंड वॉइड हो रहा है, क्योंकि कितनी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है जो अपनी मम्मी के लिए वो सिंदूर खरीद लेंगी, कितनी होंगी, है ना? तो वो उसका वो सिग्निफिकेंस नहीं है। दैट इज़ वाई इट्स बेटर दैट यू, अच्छा सुनो, अगर ईमेल आईडी में तो कुछ आदमी भी होंगे, अब आदमियों को सिंदूर का एडवर्टाइजमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं, अनटिल अनलेस दैट इज करवा चौथ। तो करवा चौथ है, वैलेंटाइंस है, या बर्थडे मंथ है वाइफ का, तब तो चलो समझ आता है कोई गिफ्ट लेना है, बट बेटर है टारगेट करके करो ताकि हो जाए। अब जैसे रनिंग शूज़ है, स्पोर्ट्स शूज़ है, या जिम इक्विपमेंट्स हैं, तो जो लोग एक्चुअली जिमिंग करते हैं उनको वो ईमेल जाना वुड बी हायर कन्वर्जन रेट देन टू एवरीबडी। अब जो बंदा दिन के 4 पिज्जा खाता है, उसको तुम अगर वो जिमिंग इक्विपमेंट का एडवर्टाइजमेंट कर भी रहे हो, सो दैट इज इक्वल टू समथिंग नो। ऑफ हो गई, थैंक यू, आ गई। हाँ देखो, ईमेल मार्केटिंग आज के तुम लोगों के जनरेशन के हिसाब से बताऊँ, कितने लोग ईमेल पढ़ते हैं जब आते हैं तो? हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, तुम लोगों के हिसाब से नहीं है, हम तो फिर भी चलो पढ़ लेते हैं, हमारी जनरेशन तो, एक जनरेशन का फ़र्क तो आ गया ना। सो हाँ वही ना, वो कर देते हो। तो अनटिल अनलेस कुछ बहुत अलग हो, जैसे 4 शब्दों में तुम्हारी बात कैटेगराइज हो जाए, या सीधा डायरेक्टली यूआरएल, या कुछ बहुत अट्रैक्टिव ऑफर हो, मतलब कस्टमर को कुछ तुम मतलब इन रिटर्न दो, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ मैं ये क्यों करूँ, मुझे क्या मिलेगा या मेरा क्या फ़ायदा है, तो या तो कुछ फ़ायदे के साथ उसको रिलेट करो कि 10% ऑफ या कुछ, क्योंकि जनरली जब भी जैसे बुक माई शो का अगर आता है, बुक माई शो जैसे अब जनरली एक्टिव हो जाएगा, ये 24 दिसंबर के आसपास ना वो एक्टिव हो जाता है, वो कुछ ना कुछ कूपन या कुछ ना कुछ ईमेल्स में कुछ भेजता है, अगर आपने कोई ईमेल आईडी यूज़ करके कभी बुक माई शो की कोई टिकट वगैरह बुक करी है। सो जब तक कस्टमर को कुछ टेम्पटर नहीं दिखता, कस्टमर इंटरेस्ट नहीं लेता, ये तो एक फैक्ट की बात है। तो इसलिए करना ज़रूरी इसीलिए है कि आप एटलीस्ट वहाँ पे अपनी प्रेजेंस खो ना। तो जितनी ब्रांड्स कर रही है ना, जैसे तनिष्क का एग्जांपल है, वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो छुपना नहीं चाहती, गुम नहीं होना चाहती, बट वो कितना सक्सेस है, हम कितना पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी माइन्यूट रेट, बहुत कम। तो बहुत कम का मतलब समझ लो जैसे हार्डली 1% ही लगा लो, वो हार्डली 1%, तो बहुत लाखों के पूल में जाके 1% रेट निकलेगा। हाँ 100 में तो वो भी नहीं निकलेगा, 100 में भेजोगे तो हो सकता है 100 के 100 ही ना पड़े, क्योंकि जनरेशन का फ़र्क है, ये जनरेशन बहुत टेक फास्ट है, एक तरह से आप कह सकते हो। हाँ अगर सिर्फ ईमेल के थ्रू प्रमोशन कर रहे हो तो थोड़ा खतरे में है बिजनेस बेसिकली, तो इसीलिए उसको या तो सप्लीमेंट करो फेसबुक, यूट्यूब, हाँ तो धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ रिमाइंडर मार्केटिंग के लिए ठीक है, हाँ वहाँ पे ठीक है रिमाइंड, जैसे एसबीआई का एग्जांपल दिया, तो एसबीआई नॉर्मल देखो एडवर्टाइजमेंट अभी भी जितने ब्रांड्स हैं टॉप ब्रांड्स हैं उन्होंने टीवी पे ऐड देना बंद नहीं किया है, तो जब तक टीवी पे ऐड देना बंद नहीं हुआ ना तब तक हम नहीं कह सकते कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग 100% सक्सेसफुल हो गई है, क्योंकि जब तक टीवी एड्स चल रहा है इसका मतलब डिजिटल में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तभी उन्हें वो आज भी करना पड़ रहा है। तो तुम पुरानी ब्रांड्स की बात करो, जैसे पार्ले जी है, मैं हमेशा कहती हूँ पार्ले जी को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ग्लूकोज बिस्किट ही हमारी कंट्री में पार्ले जी है, हम बोलते हैं ना ग्लूकोज बिस्किट, तो दुकानदार पार्ले जी निकाल के देते हैं, बिस्कुट, हाँ सिमिलरली नूडल बोलो, मैगी निकलता है, एडवर्टाइजमेंट की इन्हें ज़रूरत है नहीं, बट ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं और अभी टीवी पे भी कर रहे हैं ताकि बने रहें मार्केट में, रेस में रहें, क्योंकि इन्हें भी डर है कल को अगर इन्होंने ऐड करना बंद कर दिया कोई yippee पिप्पी कोई भी आ जाएगा जो इनकी मार्केट को खा जाएगा। हाँ जैसे वही ना तनिष्क का, जैसे तब वो टाइटन का फास्ट ट्रैक का आता है कि योर बर्थडे मंथ, वो टेम्पटर है बेसिकली, तो कोई टेम्पटर आ जाएगा ना, हाँ तो कुछ टेम्पटर आ जाएगा तो अपने में इंटरेस्ट भी जाग जाएगा। There is this term, that marketers often use, drip campaigns. हाँ So is ड्रिप, it correct to say that email marketing is just an extension of it? ड्रिप मार्केटिंग में ईमेल के ही ड्रिप को फोकस किया जाता है कि कैसे कैसे ईमेल भेजना, जैसे अगर बहुत नया ब्रांड है तो जो स्टार्टिंग की ड्रिप्स होंगी उसमें सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस होगा, अभी उसमें वो आएगा ही नहीं रिमाइंडर की बात या वो बर्थडे वाली बात, वो बर्थडे वाली बात तो बिल्कुल एंड में आएगी जब थोड़ा कस्टमर लॉयल्टी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आपको भी तो डर है कि अगर मैंने किसी नए कस्टमर को 50% का डिस्काउंट दिया तो वो तो लॉयल है ही नहीं, वो तो किसी और ब्रांड पे चला जाएगा, तो थोड़ा आप उसको आजमाना चाहते हो कि 2-3 बार आ जाए, हाँ धीरे धीरे वो ड्रिप नीचे नीचे फिर जाएगी, ठीक है ना, जैसे जब ग्लूकोज ड्रिप चढ़ती है तो एकदम सारा नहीं दे देते, वो बूंद 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 करके देते हैं। नेक्स्ट इज हाँ एसईओ, तो बेसिकली एसईओ क्या है अगर हम डेफिनेशन देखें, सो ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं वेबसाइट को, वेब पेज को, ताकि हमारी विजिबिलिटी, हमारी रैंकिंग रिजल्ट्स पे ऊपर हो। तो
तो अपने सर्च इंजन, जो गूगल पे जाके लोग कीवर्ड्स डालेंगे, उन कीवर्ड्स को एक तरह से सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना, ये गूगल भी करेगा। तो डिफरेंट ब्रांड्स भी करेंगे कि उनके रिजल्ट्स में सबसे पहले वो टॉप पे दिखे, और गूगल भी करेगा कि जो रेलेवेंट रिजल्ट्स है वो सबसे टॉप पे दिखे, क्योंकि गूगल भी नहीं चाहेगा उसकी क्रेडिबिलिटी किसी अब जैसे सपोज करो आप टाइप करते हो वॉकिंग के बेनिफिट्स, तो ऑब्वियसली बात है जब आप टाइप करोगे तो कुछ रनिंग शूज़ के एडवर्टाइजमेंट सबसे ऊपर आएंगे, दैट इज़ ओके, समझ आता है। बट जस्ट इमेजिन इन रनिंग शूज़ के बीच में अगर जिम्मी चू की चप्पल भी आ जाए, तो जस्ट बिकॉज जिम्मी चू इज़ पेइंग यू, क्योंकि पे तो कर रहे हैं ना वो, तो जो पे करेगा वो है, तो लोगों में डिस्क्रेडिट आ जाएगा कि यार गूगल क्या कर रहा है, ये गूगल पे आंसर्स नहीं मिलते, बिंग पे चलो चलो, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। तो गूगल की भी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ जाएगी, तो इसीलिए बहुत रेलेवेंट सर्च इंजन को भी रहना है और डिफरेंट ब्रांड रिजल्ट्स को भी रहना है। सो बेसिकली यू कैन से द बेटर द विजिबिलिटी ऑफ योर पेजेस इन द सर्च इंजन, द मोर लाइकली यू आर टू बी क्लिक्ड। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना कि लिंक्डइन के भी कुछ न्यूज़ लेटर्स अगर टॉप रिजल्ट्स में आते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जितना जो मैंने कीवर्ड लिखा है, अगर ये गूगल जो सर्च इंजन जायंट है, अगर उन कीवर्ड्स को रिजल्ट्स के साथ मैच करने में 100% सक्सेसफुल हुआ, जैसे मेरा कीवर्ड क्या था, मेरा कीवर्ड था लाइक एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन, तो जितना एंथ्रोपोलॉजिकल वुमन वाले रिजल्ट्स ही मुझे टॉप में दिखेंगे उतना बेटर होगा, रैदर देन अगर वो मुझे फिलॉसफी वुमन, वुमन इन इंडिया, वुमन इन हिस्ट्री, वो रिजल्ट्स ना मेरे को, क्योंकि हमें तुम लोग भी यही कहते हो ना मैम हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं, हम तो सेकंड थर्ड पेज पे कभी जाने की गरीमत ही नहीं करते। सो बहुत कम लोग होते हैं जो सेकंड थर्ड या 20वें 25वें पेज तक जाएंगे। आधे से ज़्यादा लोग तो पहले 2 पेज को ही देख के अपना डिसीजन ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट टॉपिक सर्चेबल है या सर्चेबल नहीं है, फिर वो अपने सर्च इंजन को ही बार बार चेंज करते रहते हैं। सो अगर हम SEO वर्सेस SEM, अब SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और SEM क्या है, बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सर्च मार्केटिंग या सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग एज यू नो, एंड इट इज़ अ अम्ब्रेला टर्म। अब देखो सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग में दोनों चीज़ें आती है, विच इज़ SEO एंड पे पर क्लिक। अब दोनों में फ़र्क क्या है, अगर थोड़ा सा पिछली क्लास का भी याद हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज जिसमें आप कीवर्ड डाल रहे हो अपने आप से एंड कुछ ढूंढ रहे हो, जबकि पे पर क्लिक में क्या था, कंपनी इज पेइंग द मनी टू द सर्च इंजन टू गेट ऑन द टॉप ऑफ द रिजल्ट्स। सो एक है ऑर्गेनिक एफर्ट और एक है पेड, मतलब एक तरह से आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ। सो आप तो ऑर्गेनिकली सर्च कर रहे थे रनिंग बेनिफिट्स, बट सडनली आपको अगर उस रनिंग बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि पूमा ने पे किया है, प्यूमा के रनिंग शूज़ भी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, हम टेम्प्ट हो जाते हैं, हम दिशा से बहुत जल्दी भटकते हैं। आप पढ़ने भी डिजिटल मार्केटिंग लगोगे, एक फ्रेंड का फ़ोन आ जाएगा, चल यार मैकडोनल्ड चलते हैं, बहुत भूख लग रही है, डिजिटल मार्केटिंग तो होती रहेगी, 10 ईयर तो मिल ही जाएगा, मैकडोनल्ड का बर्गर दोस्त ने बुलाया नहीं मिलेगा, सब रह जाता है। तो दिस इज़ व्हाट दे डू। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप कह सकते हो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑर्गेनिकली कस्टमर कुछ ढूंढता है। लाइक जैसे वो आती है ना आर्थराइटिस की चप्पल्स या आर्थराइटिस के लिए, ये ऑर्गेनिकली ढूंढा जाता है। बट अगर अपनी ब्रांड को प्रमोट कराने के लिए कोई ब्रांड है जो इतने पैसे दे रही है सर्च इंजन को, गूगल को, कि प्लीज़ मेरे रिजल्ट्स, क्योंकि मैं ये आयुर्वेदिक चप्पल या आर्थराइटिस चप्पल बनाता हूँ, प्लीज़ मेरे को टॉप पे डाल दो, तो बिडिंग होगी, एक कंपटीशन होगा जिसमें बहुत सारे आपके जैसे लोग होंगे जो खुद भी बिड करना चाहते हैं, एंड फिर उसमें जो जीतेगा उसको टॉप पे डाला जाएगा। आ सकता है, क्यों नहीं आया, पतंजलि ने छोड़ा क्या है, अभी मसालों में आ गया है ही नहीं, ही जस्ट अभी मैंने इसी हफ्ते देखा मसालों में ही है इसका। एंड उनका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन देखना, मसालों में जो उन्होंने छोटे छोटे वो पता नहीं कुछ कार्टून से क्रिएटर्स बनाए हैं, सारे कार्टून क्रिएटर्स ने बाबा रामदेव वाली लुंगी पहनी हुई है, वो लुंगी है या जो भी धोती बोलो जो भी है, वही वो मतलब जो भी है, मतलब वो ऑरेंज कलर का। मैं कह रही थी बाबा रामदेव की, ये देखो ना, मतलब दिस इज नोन एज पोजिशनिंग, कि ब्रांड को ऐसे बना दें, ये मेरे ही बच्चे हैं, देखो मेरे छोटे मतलब शागिर्द है जिन्होंने मेरी जैसे ही कपड़ा पहना, तो उन कार्टून को देख के भी बाबा रामदेव ही माइंड में आ रहे हैं। तो दैट, क्योंकि वो किससे फाइट कर रहे हैं, वो MDH से फाइट कर रहे हैं, वो एवरेस्ट से फाइट कर रहे हैं, जो मसालों के डोमेन में काफ़ी मतलब एक तरह से पॉपुलर है, तोड़ना बहुत मुश्किल है उनको। MDH वालों को तो एडवर्टाइजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो घर घर में एक नाम बन चुके हैं। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अ थिंग। तो बाबा रामदेव से इंटरव्यू में पूछा कि आप क्यों आ रहे हैं, कह रहे ये कम से कम 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, मैं क्यों नहीं आऊँगा,
यू सी दिस इज़ द काइंड ऑफ द विजन। तो अगर वो दवाइयों में भी, जैसे अभी तो वो आयुर्वेदा ये सभी करते रहते हैं, अगर वो होम्योपैथी में भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, वो आ भी सकते हैं। वो कहेंगे ये भी नेचुरोपैथी का ही एक ग्रुप है। हाँ और क्या। एंड दूसरा क्या, दूसरा क्या, एक फेथ है ना लोगों का। बाबा रामदेव के ऊपर एक फेथ है। तो जिन लोगों को लिटरली में बाबा रामदेव ने ठीक किया है बाय द वर्च्यू ऑफ हिज योगा एंड ऑल दैट बेनिफिट्स, तो वो ही ना उनके घर में तो हो जाता है ना, जैसे हम तो बिस्किट भी बाबा रामदेव के ही खाएंगे। सो वो एक ट्रस्ट, एक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई अभी बाबा रामदेव के थ्रू वो ब्रांड चल रही है। सो जैसे होता है ना एप्पल विथ स्टीव जॉब्स, वो देखा जाता था इक्वली, तो वही वाली सिचुएशन है। पूछो। हाँ हाँ, उनको चाहिए नहीं। हाँ वही ना, जैसे रिलायंस है, आप चीज़ बोलो कल को रिलायंस वो कर सकता है, उसके लिए कोई कभी किसी ने सोचा तो जियो सिनेमा, जब जियो धंधनादन की सिम खरीद रहे थे तो तुम धंधनादन, किसी ने नहीं सोचा होगा जियो सिनेमा नाम का भी कुछ ऐसा आएगा जो सबको ख़त्म कर देगा। हाँ अमेजोन प्राइम, किसी ने, अब तो अमेजोन मिनी भी शुरू हो गया है। यू सी ना, मतलब हम सोच नहीं सकते ब्रांड्स वहाँ तक जा सकती है, क्योंकि उनको पता है देयर इज अ नीड बिहाइंड इट। तो जब तक नीड है तब तक वो सक्सेस है, जब वो नीड खत्म हो जाएगी वो सक्सेस भी खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, SEO is driving the traffic from the search engines organically. Organic is the keyword for SEO. And SEM में दोनों चीज़ें आती हैं, organic also and paid also. तो SEM is a broader term, ये इसलिए बता रही हूँ कि डिफरेंस में भी आ जाए। सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, पेपर क्लिक एंड SEO आर उसके दो छोटे से वेरिएंट्स। पेपर क्लिक में हम पैसा दे के एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, सो इट इज़ ड्राइविंग द ट्रैफिक इन ऑर्गेनिकली, जबकि SEO में ऑर्गेनिकली कस्टमर के कीवर्ड्स, और हमेशा ब्रांड्स कोशिश करती रहती है इन कीवर्ड्स को और ऑप्टिमाइज करना, बहुत रेलेवेंट बनाना। तो जितना जो सर्च इंजन रेलेवेंट बनाएगा उस सर्च इंजन का उतना बोलबाला रहेगा, जैसे आज के टाइम पे गूगल का है। तो अगर बिंज को अभी तक वो क्रेडिबिलिटी नहीं मिली तो कहीं ना कहीं वो गूगल से अभी इस मामले में पीछे ही है, कि तभी लोग बिंज को सेकंड सर्च इंजन में रखते हैं, फर्स्ट में जनरली गूगल ही रखते हैं। सो कोई फ़ोन बने, चाहे वो ओप्पो हो, सैमसंग हो, सब में गूगल इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अ ऐप। तो आपको गूगल का भी ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो दिला डलाया आता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द, मतलब यू कैन से द एंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फ़ोन। सो उसके लिए आपको कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेपर क्लिक की बात करो तो पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग वर्क्स बाय अलाउइंग द एडवर्टाइजर्स, जो मैं बता रही थी, टू बिड ऑन द स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स की लिस्ट गूगल बना के लाता है, या कुछ फ्रेजेस, सो दैट देयर एड्स अपीयर इन द सर्च इंजन रिजल्ट्स। सो गूगल के पास एक सर्च इंजन एड कीवर्ड्स डायरेक्टरी होती है, उस कीवर्ड्स के हिसाब से जो कीवर्ड बहुत रेलेवेंट लगता है वो उसके ज़्यादा चार्जेस होते हैं, बिडिंग होता है, बिडिंग में जो कंपेटिटिव बिडिंग होती है, जैसे प्यूमा वर्सेस नाइक वर्सेस एडिडास, तो जो ज़्यादा पैसे खर्चने को तैयार है उसका रिजल्ट सबसे पहले दिखेगा, फॉलोड बाय द नेक्स्ट पीपल। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही, प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तुषार इज़ नॉट हेयर बट आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन। दिस इज़ यूनिट, बेसिकली आई थिंक दिस इज़ यूनिट 2। यूनिट 2 आज कंप्लीट हो जाएगी एंड 4 वील स्टार्ट। 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 and 3 वी हैव कंप्लीटेड, 2 आज कंप्लीट हो जाएगी एंड 4 विल बी स्टार्टिंग टुडे ओनली। ठीक है, तो आज का टारगेट ये है। अच्छा, आप सर्च इंजन, अगर आप ये देखो एल्गोरिदम, मतलब कौन से फैक्टर्स को लिया जाता है ये बिडिंग एंड ऑल दैट के लिए, तो सबसे पहले एडवर्टाइजर्स का बिड अमाउंट, किसको पेपर क्लिक के लिए फर्स्ट पोजीशन देनी है, तो ऑब्वियसली कितना पैसा दे रहा है सबसे पहला। क्योंकि अगर आप गूगल का भी रेवेन्यू देखो ना, हम ये सोचते हैं ना गूगल पैसा कैसे कमाता है, गूगल पैसा कैसे कमाता है, तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं 80% ऑफ इट्स रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दिस ओनली। तो 80% ऑफ द 80% के अराउंड रेवेन्यू गूगल सिर्फ इसी से कमाता है। तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजर का बिड अमाउंट कितना है। दूसरा रेलेवेंस, एड, जैसे मैंने कहा ना जिम्मी चू की चप्पल दिखना, तो जिम्मी चू की चप्पल एंड रनिंग में कोई रेलेवेंस नहीं है। अब जिम्मी चू की चप्पल पहन के तो ना भागोगे, तो भागने को तो हीरोइन कुछ भी करती है बट रेलेवेंस नहीं है। दूसरा क्वालिटी ऑफ द एड, तो जो ऐड आप सबसे ऊपर लेके जा रहे हो उसका क्वालिटी भी तो होना चाहिए ना, कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए, कुछ कल्चरली सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। देन इज PPC स्ट्रैटेजी एंड द कैंपेन प्लानिंग, तो उनका जो पूरा पेपर क्लिक है और कैंपेन वो ऐसे चलाएंगे, जैसे आज तो ऐड दिखा दिया, बाद में ये ना हो कि वो कुछ कैंपेन में ऐसा कर दे जिसकी वजह से गूगल की भी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आए। तो वो सारा चेक करते हैं, उनका पूरा प्रोसेस, मतलब इट्स नॉट दैट एक बार पैसा ले लिया, ऐड दिखा दिया और गूगल ने अपना पल्ला झाड़ लिया। गूगल मेक श्योर करता है कि ब्रांड का कैंपेन, ब्रांड की पोजीशनिंग, टारगेटिंग कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि गूगल पे वो आ रहा है तो कहीं ना कहीं गूगल पे भी फिर क्वेश्चन मार्क आता है ना। जैसे आजकल देखो जितना प्रिवेसी डिबेट या ये डीप फेक वीडियोस का जो डिबेट होता है, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी तो क्वेश्चन आता है कि आपके ऊपर ये कैसे कंटेंट आ रहा है।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्च इंजन की भी होती है। दूसरा, टॉप पीपीसी प्लेटफॉर्म्स क्या हैं कि मतलब कैसे पेपर, क्योंकि अब देखो ये एक इंडस्ट्री है जिसमें लोगों को चाहिए कि मैं बिड कैसे करूँ, मेरा नंबर फर्स्ट कैसे आएगा। जैसे किसी ने सोचा था कभी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी इंस्टीट्यूट्स होंगे। एक ज़माना ऐसा होता था ना जब इंसान खुद पढ़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाते थे, बट आज यूपीएससी अगर किसी को बोलो ना यूपीएससी करना है, पहला क्वेश्चन क्या आता है, अच्छा कौन सी कोचिंग ले रहे हो। यू सी, मतलब ऐसा, जैसे कैट के लिए अगर बोलते हो अच्छा कहाँ से पढ़ रहे हो, सो यू सी है ना। जैसे सो ये चीज़ क्या हो गई है कि पहले होता था लोग अपने आप पढ़ लेते थे, बट अब ये इंडस्ट्रीज बन गई हैं। तो पेपर क्लिक के लिए भी, पेपर क्लिक मतलब आपको रेलेवेंट बनाने के लिए, आपकी बिडिंग में आपको फर्स्ट लाने के लिए, यू हैव डिफरेंट सर्विसेज, सब सेट ऑफ सर्विसेज जो आपको एक तरह से उसमें एक्सेल करने के लिए, उसमें नंबर 1 लाने के लिए आपको हेल्प करती है। एंड हाउ टू लर्न, तो अब तो पूरे पूरे एल्गोरिदम्स होते हैं कि आप अपना पेपर क्लिक कैसे, मतलब वो पीछे का उसका बैक इंजन क्या है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, स्पाइडर वेब, ये सारी आप चीज सकते हो। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग आपने देखा होगा कितने इंस्टीट्यूट्स है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वी आर ऑफरिंग, दिल्लीज इंस्टीट्यूट, इंडियाज इंस्टीट्यूट। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग कि ये पूरी एक डोमेन बन गया, मतलब इसमें भी सीखने के लिए अब लोगों के पास बहुत कुछ मटीरियल है। अब अगर हम एसईओ के मैट्रिक्स देखें कि हम कैसे अपने सर्च इंजन को मतलब अच्छा माने, तो सबसे पहले तो क्या, कीवर्ड की रैंकिंग। मतलब जो कीवर्ड्स है वो, अगर आपका जो कीवर्ड होगा, मतलब आपके गूगल कैसे अपना चेक करता है कि मेरा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है बहुत अच्छा है, तो गूगल मेक श्योर करता है कि जो लोग कीवर्ड्स दे रहे हैं उन हर कीवर्ड की एक रैंकिंग बनाना। जैसे दिस इज़ द वन कीवर्ड जो हर लोग यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी मूवी आती है तो हम कॉमनली क्या लिखते हैं, रिव्यू ऑफ, या जैसे एनिमल रिव्यू, आई एम, यू सी। सो वो कॉमन आदमी सबसे ज़्यादा क्या यूज़ कर रहा है, तो वो उसको रैंक 1 देना, फिर रैंक 2 देना, रैंक 3 देना। अतरंगी कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा कई लोग बहुत इंग्लिश वाले जो होते हैं, जो इंग्लिश ऑनर्स वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, लाइक मिस्टिफाइंग, डीमिस्टिफाइंग, कल्ट ऑफ दिस एंड यू सी, बट ये कॉमनली है। तो रैंकिंग में जाओगे तो ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो सही उनके रैंक डायरेक्टरी में, बट उसकी रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा यूज। सबसे कॉमन तो यही होगा। जैसे ये, जैसे अगर कुछ ट्रेडिशनल लोग, जैसे आपके पापा मम्मी होंगे, तो अगर उन्हें तरन आदर्श पता है तो वो कई बार ऐसे भी लिखते हैं, तरन आदर्श व्यूज़ ऑन दिस मूवी, क्योंकि तरन आदर्श इज अ मूवी क्रिटिक। तो जनरली जब वो मूवी के रिव्यूज़ देता है तो लोग मन बनाते हैं हाँ यार मूवी अच्छी होगी या मूवी बुरी होगी। सो जो तो थोड़े से ट्रेडिशनल लोग होते हैं ना, जिन्होंने अखबार वाला दौर देखा है, तो वो जनरली वैसे क्रिटिक के रिव्यूज़ पढ़ के जाते हैं। बट तुम लोगों के लिए दैट इज़ IMDb। तो हाँ, तो तुम लोगों के लिए वो कोई सीरीज़ देखनी है, IMDb पे रिकमेंडेशन चेक कर लो, तो ऐसा हो गया। वरना आजकल तो हम गूगल पे भी जाके वो 3 स्टार है, 10 स्टार है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक रेफर्स टू मतलब कितने विजिटर्स खुद सर्च कर आ रहे हैं। अगर किसी वेबसाइट पे खुद ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब वो लिख के खुद सर्च करके उसको मतलब एक तरह से बार बार अपने कीवर्ड्स को रेलेवेंट बना के वही चीज़ आ रही है, गूगल भी मेक श्योर करेगा कि उनके रिजल्ट्स टॉप पे रहें। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे। अगर ऑर्गेनिकली कस्टमर्स उस वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो गूगल को चाहते हुए ना ऐसा होता है ना, जितना मर्जी रिश्वत दे लो, ब्राइब दे दो, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी कैंडिडेट के अंदर टैलेंट है तो भले ही वो किसी मिनिस्टर वगैरह का बच्चा हो नहीं हो, वो हमेशा टॉप आएगा ही आएगा। सो हाउ मेनी यू चीट, हाउ मेनी मतलब अनफेथफुल थिंग्स यू डू, बट अगर इफ समबडी इज टैलेंटेड, वो बाय डिफॉल्ट आगे आएगा ही आएगा। वो अलग बात है। जैसे आई कैन गो इट फॉर मूवीज ऑल्सो, नेपोटिज्म जितना मर्जी कर लो, बट अगर कोई सेल्फ टैलेंटेड इंसान है तो वो अपने आप बिना किसी माई बाप के आते हुए भी, एक जैसे कार्तिक आर्यन जैसा है ना, शाहरुख खान यू कैन से, तो हम आज मतलब भाई ना, कार्तिक आर्यन मैंने कहा तुम लोगों की जनरेशन के साथ ज़्यादा रेलेवेंट है। सो ज़रूरी नहीं है सलमान खान और सैफ अली खान ही हो, वी कैन हैव सेल्फ मेड हीरोज ऑल्सो। देन द टाइम स्पेंट ऑन द पेज, तो कौन से रिजल्ट को ऊपर लेकर आना है, टाइम कितना स्पेंड करें। जैसे कोई हम जाते हैं किसी वेबसाइट पे, 2 मिनट में भी बाहर आ जाते हैं, 10 सेकंड में भी बाहर आ जाते हैं, अरे नहीं बेकार है। हाँ 2 घंटे, तो कई बार यू स्टे ऑन इट, यू कीप ऑन रीडिंग, एंगेजिंग। तो जितना टाइम जैसे लोग स्पेंड करें, मेनी ऑफ द ऑडियंसेस आर स्पेंडिंग, तो वो भी एक तरह से टॉप ऑफ द रिजल्ट्स का पार्ट होगा। दूसरा क्लिक थ्रू रेट, ऑलरेडी आई हैव डन इट, कि कितने लोग एक वेबसाइट पे जाके, फिर जैसे हम लिंक्डइन पे जाते हैं कुछ पढ़ते हैं, फिर नीचे आ जाता है ना, यू कैन ऑल्सो रेफर टू दीज आर्टिकल्स, या यू कैन ऑल्सो लाइक दिस, रीड दिस, तो वो क्लिक थ्रू रेट है, जिसमें आप एक पेज तो पढ़ ही रहे हो, फिर आप दूसरी क्लिक पे जा रहे हो, तीसरी क्लिक पे जा रहे हो। एंड ये होता है स्पेशली अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए, रिपोर्ट के लिए काम कर रहे होते हो ना, एक वेबसाइट पे जाके फिर उसी वेबसाइट के ऊपर कोई और URL पे क्लिक करके उसके सेकंड पेज, थर्ड पेज पे, वी कीप ऑन डूइंग दैट, तो वो क्लिक थ्रू रेट। तो अगर वेबसाइट्स का क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा है तो वो भी रिजल्ट जनरली टॉप में होंगे। दूसरा क्या है, बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब होता है हट जाना, एकदम से बाउंस कर देना।
तो यू वेंट, जैसे होता है ना, अरे जैसे गलती से भूल गया, अरे निकल जाओ. सो हाउ क्विकली दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट. रिटर्निंग विजिटर्स, दोबारा रिविजिट करना. जैसे सपोज मैंने किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉग पे या किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़लेटर पे कुछ पढ़ा, और रीविजिट रेट कितना है मेरा, रिटर्निंग रेट कितना है, कि उसी को यूज़ करके मैं दूसरे उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रही हूँ या उसके दूसरे फॉलोअर्स को रीड कर रही हूँ. सो वो रिटर्न रेट. यार ये मैं जब नोट्स शेयर करूँगी तो सारा तो भेजूंगी, ज़रूरी नहीं तुम्हें इतना इतना लिखना है. ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है. यू शुड डेफिनेटली नो द हेडिंग्स. अब एग्जाम, क्योंकि एग्जाम मोड आ गया ना, थोड़ा एग्जाम मोड ऑन कर लो अपना. जो भी टॉपिक पढ़ के जाओ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, चाहे ग्रेड हो पोस्ट ग्रेड हो, हेडिंग्स ज़रूर करके जाना. एंड हेडिंग्स को हाईलाइट करना अपने आंसर के अंदर. सो कई लोग, क्योंकि यू पीपल वैसे भी रेगुलर मोड में नहीं हो ना, तो मैंने नोटिस किया है जनरली जो रेगुलर वाले होते हैं ना, उनको तो टीचर्स टिप्स देती रहती है रेगुलरली. बट तुम लोगों को आई एम गिविंग यू अ टिप. थ्योरी पेपर्स में, जैसे ये थ्योरी पेपर है, यू कैन गेट मार्क्स मोर बाय राइटिंग इन पॉइंट्स. क्योंकि जब आप पैराग्राफ में लिखते हो ना, आपकी सारी चीज़ें ना वो खिचड़ी बन जाती है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ना छुप जाती है, हाइड हो जाती है. आंसर शीट में वो जो 3 घंटे है ना, उस 3 घंटे में अपनी आंसर शीट को ऐसा बनाना है कि कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए. सारे साल की मेहनत उसमें दिखनी चाहिए. दिस इज़ वॉट द थिंग इज. सो वॉट एवर पॉइंट, अब जैसे SEO मैट्रिक्स कर रहे थे ना, अगर 6 मैट्रिक्स है, 7 मैट्रिक्स है, एक तो डेफिनेशन ज़रूर होनी चाहिए. SEO मैट्रिक्स की ऊपर इंट्रोडक्शन में आंसर को इंट्रोड्यूस ज़रूर करना चाहिए, आंसर को कंक्लूड ज़रूर करना चाहिए. अब कंक्लूजन का मतलब ये भी नहीं है पूरे 10-10 लाइनें लिख दो. कंक्लूजन में एक लाइन में भी लिख सकते हो. सो वी कैन से दैट SEO मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बस जो छोटे बच्चे नहीं लिखते थे, दस द एरिया ऑफ द पेरीमीटर या एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज दिस, बस इतना लिख दो, वो कंक्लूड, मतलब आंसर खत्म हो गया. एग्जामिनर के ना साइकी में आना चाहिए, हाँ यार बच्चे ने क्वेश्चन खत्म कर दिया, दूसरे पे पढ़ेंगे. अदरवाइज ना वो इसी में ढूंढता रहता है, इसने ना शायद और लिख सकता था, लिखा नहीं, तो वो नंबर फिर वो एंड में, क्योंकि नंबर तो एंड में ही आने हैं, वहीं वो कट जाते हैं. तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू से कि डू इट इन पॉइंट्स. सारी कॉमन जो टॉपिक है, जिस भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही है, उसकी मेन डेफिनेशन ज़रूर होनी चाहिए. मेरिट्स डीमेरिट्स है तो उसको भी कोशिश करो 1 2 3 4 1 2 3 4 में लिखने की कोशिश करो. डिफरेंसेस को जहाँ तक कोशिश कर सकते हो टेबल में लिखा करो. कंपेयर करना ना आसान हो जाता है. कई लोग लिख देते हैं 1 एंड डिफरेंस 2, कई लोग पॉइंट्स में लिखते हैं, कई पैराग्राफ में लिखते हैं. गलत नहीं है, इफेक्टिव बता रही हूँ कि अगर मुझे 7 में से नंबर देने हैं तो मैं 6 और 7 दूंगी जिसने टेबल में लिखा होगा, और जिसने वो थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा होगा वो थोड़ा सा 5 4 की तरफ चला जाएगा. तो देखो आपने सारा कुछ लिखा, बट वही आपके वो 2-3 नंबर वही इफेक्टिवनेस की वजह से थोड़ा सा कट जाते. तो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस तुमने तो पढ़ा है सारा. जो ये पॉइंट्स लिखो, उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो. अब हाईलाइट करने का ये भी मतलब नहीं हाईलाइटर ले जाओ, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट टेक अ ब्लू पेन एंड अ पेंसिल. कोशिश करके जो मेन ये हेडिंग्स होती हैं या मेन जो पॉइंटर्स होते हैं, इनको अंडरलाइन कर दो. बहुत है, इतना भी बहुत है. वरना ब्लैक पेन सबसे तुम्हारे लिए तो ब्लैक पेन भी एक ऑप्शन होता है कि एटलीस्ट बाउंस रेट को ब्लैक पेन से लिख दिया, रिटर्निंग को लिख दिया, या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया. और जो भी लिखो इस पर आगे अपनी एक्सप्लेनेशन बना के लिख सकते हो. जरूरी नहीं हैव टू वर्ड बाय वर्ड लिखना है. अगर मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं. जो नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर वो फिर रट्टा लगाओ, फिर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर अपनी लैंग्वेज में कुछ और भी कई बार लिख देते हो तुम. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, यू कैन यूज योर लैंग्वेज. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो लर्न करो, ऑप्शन और कुछ नहीं है. फिर दिस इज सम कीवर्ड्स. कुछ पूछ रहे थे. We often talk about backlinks. So इनमें से किस particular category में lie करेगा? बैकलिंक, बैकलिंक कई इससे हो सकते हैं क्लिक थ्रू रेट में, हाँ CTR में, कहीं में जिसके अच्छे बैकलिंक्स होंगे वहीं वहीं से क्लिक थ्रू रेट आएगा. तो वेबसाइट से वेबसाइट लिंक, वेब पेज से वेब पेज लिंक वो यहीं आएगा कहीं ना कहीं. बैकलिंक वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, अगर यहाँ नहीं लिखा तो यू कैन इंक्लूड दैट. अच्छा एक और चीज़ कह रही थी, कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, खुला खुला लिखना चाहिए. एग्ज़ाम अब तो बेटा, अब तो है ही, अब तो मतलब ये तो मंथ शुरू हो गया, तो फिर पढ़ना शुरू कर दो. ऑलरेडी रेगुलर वालों के तो चल ही रहे हैं, प्रैक्टिकल शुरू हो. इंटरनल पूछा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. रिजल्ट देखो, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, तुम पेपर दो, रिजल्ट की टेंशन मत लो. देखो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे जनवरी में तो शुरू हो ही जाएंगे ना ये. हाँ एक्सटर्नल्स है तो उससे एक हफ्ता पहले ही इंटरनल लगा लो. मेरे हिसाब से तो 10 दिन पहले का एक मार्जिन ले लो ना. सो जो है मतलब अब एंड में आ गए हो तुम, फैग एंड में आ गए हो, तो थोड़ा अपने ना नोट्स वोट्स को पूरा पूरा करने लग जाओ. सिर्फ मेरे पेपर के लिए ही नहीं, बाकी भी यू हैव अ गुड पूल ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, उसके लिए. एंड खुला खुला लिखा करो.
जो यहाँ पे हैं जो थोड़ा पतला पतला लिखते हैं, जिनकी राइटिंग, देखो राइटिंग इज समथिंग वो पर्सनल होती है, स्टिल दे शुड ट्राई टू लीव 1 लाइन 2 लाइन, खुला खुला लिखो, कोई कंजूसी करने की ज़रूरत है नहीं। ये मुझसे कैसे पूछ रहे हो? ये पूछना भी नीचे एडमिन ऑफिस में जाके। MBA हो, केस स्टडीज एक्सपेक्ट करो। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जैसे अगर 5 क्वेश्चंस है, सो यू, हाँ 1-2 क्वेश्चन में बी वेरी डायरेक्ट एंड सम, अब वो केस स्टडी का मतलब ये नहीं बहुत बड़ा आ जाएगा। जनरली जैसे लिखा जाता है सैम इज वर्किंग विद सम ईमेल, जैसे ईमेल मार्केटिंग करना चाहता है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द मेट्रिक्स फॉर कंसिडर्ड बाय सैम, तो वो ऐसे करके जैसे, ठीक है ना। कुछ और नहीं, चलो अब आगे फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द सिग्नल। अब कस्टमर जर्नी एसईओ में क्या होती है, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बिकॉज टॉपिक सिलेबस में है तो मैंने डाला है। कस्टमर की जर्नी एसईओ में क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि कस्टमर जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, मतलब जब ऑर्गेनिक सर्च डाल रहा है या उसको पेड सर्च के रिजल्ट दिख रहे हैं, वो जर्नी पूरी सक्सेसफुल होनी चाहिए। मतलब कस्टमर जिस सर्च इंटेंशन से आया था, जिस काम को लेकर आया था, जब वो यहाँ से उठे तो वो काम उसका अकम्प्लिश हो जाए, वो एक सेटिस्फैक्शन के साथ, देखो सेटिस्फैक्शन, मैं ये नहीं कह रही बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी होकर उतरे, एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन के साथ उतरे कि हाँ अगर असाइनमेंट बनाने आया था तो उसका असाइनमेंट बन जाए, रिपोर्ट के लिए कुछ फाइंडिंग निकालने आया था वो फाइंडिंग उसे मिल जाए। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड्स क्या है। जैसे मार्केटिंग का प्रोसेस हमने किया था ना, कस्टमर बिहेवियर प्रोसेस, तो उसमें यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द कस्टमर नीड्स। तो कस्टमर सर्च करने के लिए कौन सी नीड्स के लिए आता है ऑन सर्च इंजन, तो आज देखो ना गूगल पे यू हैव एवरी डिटेल एंड सम डिटेल्स आर ऑल्सो नॉट वेरी गुड इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो, सो साइट की भी डिटेल्स है, तो कहते हैं ना गूगल पे ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल है, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट गूगल इज डूइंग वट एवर सर्च के लिए लोग आ रहे हैं। तो अगर लोग सर्च करने आ रहे हैं डिप्रेस्ड लोग, सुसाइड कैसे करना है, तो गूगल तो आपको देखो वो डेटा दे रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ बात हो रही है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर टारगेट ऑडियंस नीड, बट यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ जाता है ऑफ द एथिक्स एंड लॉ, कि मतलब लॉ ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट हर सर्च को हर एज ग्रुप के लिए रेलेवेंट नहीं बनाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को एटलीस्ट उन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए जो बहुत ही सेंसिटिव है या बहुत ही उनके लिए इंटरेस्ट में नहीं है। हेल्प जैसे टीवी में आजकल नहीं होता पेरेंट लॉक की फैसिलिटी, तो ऐसे ही कुछ ना इन पे भी होना चाहिए कि अगर आप सर्च कर रहे हो तो एक सडनली एक वायरल आ जाए कुछ, हाँ सेफ सर्च का ऑप्शन होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आर नॉट या बच्चे आर, क्योंकि अगर जैसे कोटा वाले बच्चे अगर इस पर एक्सपोज हो रहे हैं तो उनका तो और ज़्यादा वो एक ना इंटेंसिटी बढ़ती जाती है टूवर्ड्स डूइंग सम ड्रास्टिक स्टेप्स। तो एक कुछ ऑप्शन होना चाहिए, लीगैलिटी होना चाहिए जिससे वो चीज़ों का एक्सपोजर ना हो। दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन, तो लोग क्या करते हैं जब भी सर्च इंजन में और नीड लेकर आते हैं तो वो ऑप्शंस ढूंढते हैं ना, तलाशते हैं कि चलो मैं कहाँ ढूंढूं, यूट्यूब पे मुझे बना बनाया कुछ मिल जाएगा तो मैं वहीं से वो वीडियो ले लेता हूँ, या मैं जैसे आजकल अगर आपको पीपीटी ड्राइव करनी है, व्हाट इज़ योर फर्स्ट सोर्स जिस पे आप अपनी पीपीटी गूगल पे जाके सर्च करते हो, स्लाइड शेयर पे जाके नहीं सर्च करते, बनी बनाई मिल जाती हैं और लास्ट की स्लाइड शेयर कर, मतलब एक तरह से वो कर देते हो। सो दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑप्शंस कि कौन से ऑप्शंस है जो बहुत रेलेवेंट। तो जनरली आप नोटिस किया करो जब भी आप गूगल पे जाके पीपीटी लिखते हो किसी टॉपिक के लिए, स्लाइड शेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सोर्सेज और उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं 1 2 3, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑप्शंस। दूसरा क्या है, कमिटिंग टू चेंज, डायनामिक होना। तो जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, जैसे गूगल में पहले लिखने से काम चल जाता, बट अब वॉइस सर्च, तो गूगल भी अपने वॉइस सर्च के सारे एनालिटिक्स को क्या करता रहता है, अप्रूव करता रहता है। जैसे पहले गाने सर्च करने का ऑप्शन नहीं था, फिर गूगल ने पहले वॉइस सर्च नॉर्मल इंट्रोड्यूस किया काम कराने के लिए, फिर अब गानों वाला भी, अब तो गूगल लेंस भी कितना इंप्रूव होता जा रहा है, पहले लेंस की भी फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, अब ट्रांसलेट की फैसिलिटी भी आती जा रही है। सो डायनामिक, दैट इज कमिटिंग टू चेंज। सिलेक्शन ऑफ द सोल्यूशन, की जो भी मतलब सोल्यूशन आपको लगता है बेस्ट इंटरेस्ट में ऑडियंस के लिए वो करना। जैसे ये अगर डीप फेक वाला बहुत इशू बनेगा तो गूगल शुड ऑल्सो सेलेक्ट अ सोल्यूशन कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए गूगल के पास ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब है जिसमें सरकार भी खुश हो जाए जो इन पर पेनल्टी लगाना चाहती है और गूगल के कस्टमर्स भी बने रहें। क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर गूगल ने अभी सेफ सर्च अगर लगा दिया, बहुत सारे क्लाइंट्स चले जाएंगे ना, क्योंकि अभी तो कोई भी सर्च कर रहा है, तो जैसे ही गूगल सेफ सर्च लगा देगा एक सेट ऑफ कस्टमर्स डिप्राइव्ड हो जाएंगे उससे। सो वो गूगल के हित में नहीं होगा ना कि उसके कस्टमर्स थोड़े जा रहे हैं। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना, वैलिडेशन करना। वैलिडेशन का मतलब होता है वही रिव्यूज़, रिकमेंडेशन। जैसे कई बार कोई गूगल कोई चीज़ लॉन्च कर देता है, लोगों को पसंद नहीं आती, वैलिडेशन नहीं आता, तो फिर गूगल वो दोबारा रिवर्ट कर देता है। जैसे कई बार हो जाता है ना, अब यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए पैसा देना पड़ेगा, सडनली लोगों का एक बैकलैश आ जाता है, नहीं ये सर्विस हमने ना अगले साल तक एक्सटेंड कर दी, नहीं आएगी, तो वैलिडेशन के लिए लूना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परचेज। तो एट द एंड आपका यही ऑब्जेक्टिव होता है, परचेज करना, मतलब जो भी सर्च
करने आए वो परचेज करके जाए। परचेज का मतलब यही नहीं है हमेशा कोई चीज़ खरीद के जाए, परचेज का मतलब है जो भी उसने मतलब अगर सर्च करना था तो उसका रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाए, वो कुछ शॉपिंग करने आया था शॉपिंग हो जाए, वॉटेवर ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव एक तरह से पूरा हो जाए। सो दिस इज इट। अब अगर आप पेज के ऊपर, जैसे आप कोई पेज पे गए, पेज के ऊपर अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, मतलब ऑन पेज, इसको एक तरह से डेफिनेशन का बेसिकली क्या है, ऑन, लास्ट पैराग्राफ देखो, ऑन पेज SEO ऑल्सो कंप्राइज ऑफ द टेक्निक्स दैट हेल्प टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस, user experiences who visit the websites. It is also used to recommend the best of the websites and to make the customer's experience delightful. So जब आप किसी पेज पे हो, already you are on some page, already you are searching for something, उस पेज पे रह के how you can do anything to make the customer very happy. तो वो चीज़ों के लिए क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं ये देखो, कुछ मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले है कोर वेब वाइटल्स। कोर, गाइस जो लेट आए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कीप योर माउथ शट। सबके लिए बोल रही हूँ जो भी लेट है। कोर वेब वाइटल्स का मतलब क्या है, जो पेज अभी ओपन हुआ, एक वेब पेज के कुछ कोर वाइटल्स होते हैं ना, जैसे पीछे की उसकी बैक स्पीड, वो लोड प्रॉपरली होना चाहिए, तो कोर वेब वाइटल्स है, उस पर कंटेंट रेडेबल होना चाहिए, बार बार वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है। कोर वेब वाइटल्स उसके ठीक होने चाहिए। दूसरा क्या है, पेज की स्पीड, लोडिंग स्पीड। अब जैसे जस्ट इमेजिन करो तुम किसी पेज पे जा रहे हो, वो लोड ही नहीं हो रहा, जैसे रिजल्ट पेजेस के साथ ही होता है। मैं नहीं जाऊंगी इस पे। दूसरा क्या, कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए, तो ये नहीं कंटेंट में कुछ भी लिखा है, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी मतलब कंटेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए इंस्पेक्टर्स होने चाहिए कि अगर लिटरली में चीज़ योगा की बात हो रही है तो इट शुड बी अबाउट योगा, इट शुड नॉट बी अबाउट द मूवीज जिनमें योगा यूज हुआ है। उसी कंटेंट क्वालिटी के लिए बता रही हूँ ना, जैसे कोई इंसान ढूंढ रहा है योगा बेनिफिट्स, अब वो बात करे शिल्पा शेट्टी योगा करती है, देखो शिल्पा शेट्टी है, दैट्स नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट इज योगा की आप बात करो, शिल्पा शेट्टी करती है नहीं करती, किम कार्दाशियन करती है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। टाइटल टैग्स, टाइटल्स शुड बी रहे। ये भेज दूंगी मैं, भेज दूंगी, टेंशन ना लो, भेज दूंगी, कोई रिमाइंडर दे देना वरना मुझे, बट आई अब भी भेज दूंगी, जाने से पहले भेज दूंगी। टाइटल टैग्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टाइटल्स हो वो बहुत रेलेवेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर हेडिंग ही पेज की रेलेवेंट नहीं होगी, पेज को पढ़ने का इंटेंशन ही खत्म हो जाएगा। तभी हम कहते हैं ना, आंसर के इंट्रोडक्शन को रेलेवेंट रखो ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चा सही बात कर रहा है, कुछ और बात कर रहा है तो एग्जामिनर कहता है 2 नंबर दे दो, इसको तो आता ही नहीं था, ये ऐसी वाली सिचुएशन। नेक्स्ट इज मोबाइल फ्रेंडली। आज के ज़माने में हर वेब पेज डेस्कटॉप फ्रेंडली तो होना ही चाहिए, बट मोबाइल फ्रेंडली होना उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इज ऑन M-कॉमर्स। हम अब ज़माने से निकल गए, अब लैपटॉप इज थिंग्स ऑफ पास्ट एंड मोबाइल इज द थिंग ऑफ प्रेजेंट। नेक्स्ट इंटरनल लिंकिंग, वो जो भी बैक लिंक्स की बात कर रहा था, क्लिक थ्रू रेट की बात कर रहा था, वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर आपके पास सच में कोई ऐसा पेज है जो इस पेज से सेकंड पेज को कनेक्ट करता है, तो वो बैक लिंक की फैसिलिटी, इंटरनल लिंकिंग की फैसिलिटी बड़ी सीमलेस होनी चाहिए कि कस्टमर उस वर्ड पे जाए, क्लिक करे एंड प्रोसेस हैपन्स। तभी विकीपीडिया बहुत पॉपुलर है, उसके पॉपुलर होने का कारण ही है कि वो बहुत कन्वीनियंट है। तो जितनी कन्वीनियंट चीज़ होगी, जितनी ये बैक लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग अच्छी होगी, उतना लोग उस पर ज़्यादा कस्टमर का ट्रैफिक आएगा। दूसरा क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शंस। मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं वो आगे बताती हूँ। इमेज ऑल टेक्स्ट, ऑल जैसे देखो इमेजेस, ये लास्ट वाला मेटा डिस्क्रिप्शन अभी छोड़ा है, वो भी मैं स्लाइड में दिखाती हूँ। इन सबकी एक्सप्लेनेशन ना मैंने आगे लिखी हुई है, मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ, यू हैव दोज एक्सप्लेनेशंस। ऑल्टरनेट इमेज टेक्स्ट क्या होता है, ये तो इवन हम बुक्स भी जब लिखते हैं ना, तो हमें एज राइटर्स भी बोला जाता है, इमेजेस फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली हैविंग द फैसिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू सी, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो नहीं देख सकते। अब जो पीपल विजुअली इम्पेयर्ड है, जो नहीं देख सकते, उनके लिए तो ब्रेल एक लैंग्वेज अवेलेबल है। तो आपको हर इमेज का, जैसे सपोज करो एक इमेज है जिसमें 2 पीपल आर डूइंग नेगोशिएशन, आपको एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना चाहिए दैट दिस इमेज शोज द पीपल एट नेगोशिएशन टेबल। इससे क्या हो जाएगा, जो देख नहीं सकते वो भी जब ब्रेल लैंग्वेज यूज़ करके उसको रीड करेंगे, सो एटलीस्ट उन्हें एक इमेजरी बन जाएगी कि हाँ यहाँ जो इमेज आई होगी उसमें ये दिखाया जा रहा होगा, दिस इज़ द इमेज ऑफ माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज। सो वो एक इमेज, तो ऑल्टरनेट इमेज, ये बहुत जगह भी नहीं है, ये बहुत नई चीज़ है। फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स होती है उसमें तो ऑल्टरनेट इमेज टेक्स्ट मैंडेटरी हो गया है कि हर इमेज के नीचे एक इमेज की हेडिंग ज़रूर होगी, पर अभी भी इंडिया में बहुत ऐसी किताबें हैं जिनमें ऑल्टरनेट इमेज टेक्स्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे काम होना चाहिए, ताकि थिंग्स आर मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स दोज पीपल जिनको उस चीज़ की एक्सेस नहीं है। नेविगेशन तो आप अंडरस्टैंड करते हो ना, नेविगेशन बहुत सीमलेस होना चाहिए। अच्छा, कई
कई वेबसाइट्स का या कई मोबाइल ऐप्स का ना नेविगेशन बड़ा ख़राब होता है, आप कहीं जाते हो वो कहीं ले जाता है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए. नाउ लेट्स कम टू मेटा डिस्क्रिप्टर्स. मेटा डिस्क्रिप्टर्स ये रहा. मेटा डिस्क्रिप्टर्स आर बेसिकली यू कैन सेट द टैग्स, जैसे HTML टैग्स नहीं होते, हेड टैग, बॉडी टैग, वो बड़े क्लियर होने चाहिए कि ये हेडिंग है, हेडिंग खत्म हो गई, हेडिंग पैराग्राफ खत्म हो गया, बॉडी शुरू हो गई, ब्रेक्स, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, सो दैट जब कस्टमर उसको रीड कर रहा है उस पेज को, तो उसको खुद समझ आ रहा है ये एंड है, ये बिगिनिंग है, ये एंड है, ये बिगिनिंग है. सो कस्टमर अपना दिमाग नहीं लगा रहा है. जैसे अभी मैंने क्या बोला, यू शुड राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स एंड एज फार एज पॉसिबल दे शुड बी रेडेबल, क्लियरली शोन, कि एग्जामिनर को भी पता चल जाए हाँ एडवांटेज खत्म, अब लिमिटेशन आ गई, लिमिटेशन खत्म, अब डिफरेंस आ गया. तुम कहानी जब पैराग्राफ में लिखते हो तो समझ ही नहीं आता कौन सी चीज़ कब शुरू हुई, कौन सी चीज़ कब खत्म हुई, और उसमें फिर एग्जामिनर को बहुत डिड्यूस करना पड़ता है. सो दिस इज ये ऑन पेज SEO के पॉइंटर्स हो गए कि मतलब ऑन पेज SEO को कैसे मतलब हमें अच्छा करना चाहिए. अब ऑफ पेज के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है? ऑफ पेज के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं बैकलिंक्स इन वन, क्योंकि बैकलिंक क्या है, इस पेज पे तो नहीं है बट वो पीछे है, एट द बैक ऑफ द लिंक है, तो बैकलिंक्स शुड बी ऑल्सो गुड. पता है कई बार क्या करते हैं लोग, ये आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप किसी क्लिक थ्रू रेट के लिए या बैकलिंक के लिए क्लिक करते हो, वो आपको बैकलिंक पे तो ले जाता है, पर बैकलिंक वाला पेज होता है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वेबसाइट, नाउ वेट फॉर 10 सेकेंड्स. वो जो होता है ना जैसे पायरेसी वाली, वो जैसे वो वाले कुछ ना कुछ वेबसाइट खुल जाती है, या पायरेट वेबसाइट खुल जाती है, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट खुल जाती है जो मतलब बोगस है या 404 लिखा आ गया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. सो ऑफ पेज के लिए भी यू शुड बी चेकिंग दैट जो बैकलिंक्स हैं, क्लिक थ्रू रेट्स है, URLs है, एटलीस्ट वो ऑथेंटिक हैं. ये नहीं कि कस्टमर का आप एक तरह से ना पोपट बना रहे हो, वहाँ क्लिक कर रहे हो और वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, या वो मिल रहा है जो एक्चुअली में कस्टमर को ज़रूरी नहीं है, किसी फिशिंग वेबसाइट पे चला गया वो, तो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. दूसरा क्या है, सोशल मीडिया. सोशल मीडिया भी ऑफ पेज SEO का पार्ट है, क्योंकि जिस पेज पे आप अभी जाके इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो उस पेज पर थोड़ा ना उसका इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह होगा, बट वट एवर सोशल मीडिया पेजेस यू आर यूजिंग, वो पेजेस पे भी ये वाला टॉपिक या ये वाले इन्फ्लुएंसर की बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए. जैसे आप सपोज करो लिंक्डइन पे जाके ब्लॉग पढ़ रहे हो, सेम इंसान का अगर इंस्टाग्राम पेज भी है तो वो सेम चीज़ में भी, जैसे अगर वो यहाँ बात कर रहा है दैट आई एम अ माउंटेनियर, तो ये नहीं इंस्टाग्राम पे बात करके वो मॉडल निकला वहाँ पे, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए. तो कनेक्शन विद दो सोशल मीडिया पेजेस शुड ऑल्सो बी वेरी रेलिवेंट एंड ओरिजिनल. अनलिंक्ड मेंशंस, कुछ अनलिंक्ड मेंशंस भी डाल सकते हो, जैसे अगर ये राइटर है, ये अपने बारे में और कुछ बताना चाहता है, आई एम अवेलेबल इन दिस ऑफिस, तो वो चीज़ें भी आप दे सकते हो, क्योंकि ये भी ऑफ पेज का पार्ट माना जाएगा. इस पेज पे कहीं उसके ऑफिस की डिटेल नहीं है, उसके कुछ पर्सनालिटी प्रोफेशनल डिटेल्स नहीं है, बट अगर वो चाहे तो वो डिटेल्स दे सकता है, मेंशंस कर सकता है, ताकि पीपल कैन फाइंड हिम इफ दे आर इंटरेस्टेड इन हिम. एंड लास्ट बट ऑन द लिस्ट, गूगल माई बिजनेस. गूगल माई बिजनेस इज एक्चुअली GMB. GMB क्या करता है, बिजनेस को अलाउ करता है टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली टू गूगल. जैसे कई बार क्या होता है, आप किसी इंसान को बहुत ढूंढ रहे हो, आप किसी जैसे किसी प्रोफेशनल को ढूंढ रहे हो, आपने उसका लिंक्डइन पे कुछ देखा बट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही. बहुत लोग होते हैं जो प्रिवेसी प्रेफर करते हैं, मतलब दे वांट टू रिमेन एज सीक्रेट एज पॉसिबल. तो गूगल को आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दो. कोई बहुत ढूंढता ढांढता मुझे आए, मूवीज नहीं दिखाते, ऑथर्स होते हैं बट ऑथर्स आर सेक्लूडेड, मिलते नहीं हैं. द फॉल्ट इन आवर स्टार्स वर अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो गूगल के पास वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें अगर आपको ईमेल आईडी चाहिए या कुछ कॉपीराइट्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चाहिए, तो गूगल के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी. यू कैन रीच टू गूगल हेल्प, गूगल सपोर्ट पे जाके उस चीज़ को ढूंढ सकते हो, एंड गूगल फिर एक लिंक बन जाएगा बिटवीन दैट क्लाइंट एंड द कस्टमर जिसको उसके साथ बात करनी है. सो गूगल इज डूइंग द बिजनेस, क्योंकि गूगल को ऑथेंटिक माना जाता है. सो एज अ थर्ड पर्सन अगर आप गूगल को यूज़ करो, सो दैट इज कंसिडर्ड समथिंग वेरी ऑथेंटिक. विद दिस ऑन पेज ऑफ पेज इज कंप्लीट. अब हम फटाफट से शुरू करते हैं सोशल मीडिया एनालिटिक्स. वी आर नाउ स्टार्टिंग यूनिट 4. तो अब सोशल मीडिया एनालिटिक्स एंड सोशल मीडिया ROI. सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या है, जो बहुत एनालिटिक्स आ जाता ना आजकल, तो एनालिटिक्स के नाम से कुछ भी बेच लो. ये जनरेशन ऐसी बन गई कि जब भी किसी चीज़ के आगे एनालिटिक्स लगा दो ना, लगता है वाह 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 ये बहुत अच्छी चीज़ है. सो व्हाट इज सोशल मीडिया एनालिटिक्स? इट्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग. है कुछ नहीं, पढ़ोगे ना तो लगेगा तो यार तो बहुत सिंपल है, बट वही है, वो हैवी वर्ड के साथ वो हैवी वैल्यू हो जाती है उसकी. इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑडियंस डेटा. सोशल मीडिया पे जो ऑडियंस है उनका डेटा जो सोशल नेटवर्क्स पे शेयर हो रहा है, सो एज टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस. तो कर क्या रहे हैं वो, सोशल लिसनिंग भी बोलते हैं. पहले सोशल लिसनिंग आता था, अब उसको वो हाई फाई वर्ड बना दिया एनालिटिक्स. सोशल मीडिया पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक की हर बात को एनालाइज करना, ताकि सोशल मीडिया अपना बिजनेस इंप्रूव कर सके. एज सिंपल एज दैट. तो अगर लिंक्डइन पे लोग आ रहे हैं अपने, जैसे होता है ना
नीड अ जॉब वगैरह, उसके लिए अगर वो कुछ लिख रहे हैं सो उसको और बेटर वे में करना, एक ऑप्शन प्रोवाइड कर देना। जैसे आप नोटिस किया करो गूगल ने कैसे मतलब इवोल्यूशन करी होगी, तो सबसे पहले नॉर्मल सर्च इंजन, नॉर्मल जब गूगल पे पहले पेजेस होते थे ना वो रीड ओनली पेजेस होते थे, सिर्फ रीड करो और कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे ऑप्शन आई होगी रीड एंड ऑल्सो एडिट, जैसे विकीपीडिया पे आ जाता है, अब आप रियल टाइम एडिट्स कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे पहले क्या होता था बुक मार्क की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो क्या होता था जैसे मैंने कोई पेज पढ़ा मुझे उसको नोट करना पड़ता था कि हाँ यार इस पे दोबारा जाके मुझे सर्च करना है, ये इसका एड्रेस है। बट अब बुक मार्क की एक बहुत ईजी फैसिलिटी है, सेव पेजेस, फेवरेट पेजेस की फैसिलिटी है, मोबाइल में भी यू पीपल माइट बी डूइंग इट। नोट्स ढूंढते हो किसी अच्छे, जैसे अभी ब्रेनली वगैरह का एग्जाम्पल चल रहा था, कहीं कुछ अच्छा मिल गया उसको सेव करके रख लेते हो सो दैट यू कैन रीविजिट, क्योंकि दोबारा ढूंढने में एंटायर एफर्ट, कीवर्ड पे जाना, ढूंढना, वो सो ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन का पार्ट है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी इवोल्यूशन है, जैसे पहले सिर्फ लाइक होता था, धीरे धीरे हार्ट भी आ गया, हार्ट के साथ फिर और 2-4 और स्माइलीज को इंक्लूड किया गया है, फिर और चीज़ें, अब इमोशंस के साथ ज़्यादा बात होती है, कमेंट लिखना लोगों ने बंद ही कर दिया है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो सोशल मीडिया पे चल रही है, इवन ब्रांड्स कैन ऑल्सो यूज दिस। अगर कोई ब्रांड का पेज है उस पर लोग क्या कमेंट दे रहे हैं, क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं, सोशल लिसनिंग, मतलब बेसिकली इसमें शायद आगे कहीं लिखा तो होगा सोशल लिसनिंग, ये रहा यहाँ पे लिखा है ना सोशल लिसनिंग टूल्स, अभी आगे आएगा ये। दिस इज ऑल द सोशल लिसनिंग, कि आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो कई बार क्या होता है ब्रांड्स जस्ट बाय बीइंग ऑन द वर्च्यू ऑफ सोशल मीडिया रियल ऑडियंस के साथ उनका कनेक्ट टूटता जाता है। मैंने एक बार शायद पहले भी एग्जाम्पल दिया था, तनिष्क का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें बोला था ना उन्होंने कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल ऐड बना दिया था जिसमें लाइक करवा चौथ के ऊपर वाइट ड्रेसेस पहना देना ज्वेलरी बेचने के लिए, वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा, क्योंकि करवा चौथ में हमारा ट्रेडिशनल कलर इज रेड एंड शेड्स ऑफ मैरून एंड ऑल दैट। तो अगर आप वाइट बना दो, अब जस्ट बिकॉज क्योंकि वाइट आजकल इन है तो लोगों के साथ वो डाउन द लाइन नहीं जाएगा। और सिंदूर ना लगाना, यू सी निटी क्रिटीज जो बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल लिविंग, कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, तो कहते हैं ना बॉयकॉट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं रियल एग्जाम्पल देती हूँ, इजराइल एंड हमास वॉर। स्टारबक्स इन टर्की हैज़ फेस्ड सच अ काइंड ऑफ अ बैकलैश, क्योंकि जस्ट स्टारबक्स ने ना अपने किसी सोशल मीडिया पेज पे लिख दिया दैट वी आर विद इजराइल, वी आर विद द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस हुए इन इजराइल एंड एंटायर टर्की, क्योंकि टर्की एज अ सेंटिमेंट कंट्री सपोर्टिंग हमास। सो इतना बैकलैश हुआ, लोगों ने कॉफ़ी पीनी बंद कर दी, सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। कंपनी को मतलब जितना वो प्रॉफिट था 3 महीनों का बनाती ना, वो 3 महीनों का 1 महीने में लॉस हो गया। एंड टू द वर्ज ऑफ इट कि वो अब रिविजिट करिए कि पता नहीं टर्की में बिजनेस अब करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये वॉर अभी कुछ एंड तक तो पहुंची नहीं है। सो यू सी अब उसने एक छोटा सा पोस्ट ही डाला था दैट वी आर इन सॉलिडारिटी विद इजराइल। एक छोटे से पोस्ट से कितना बवाल खड़ा हो गया कंपनी के लिए, ब्रांड वैल्यू क्वेश्चन बन गया। सो वही ना, ब्रांड्स के लिए कुछ भी, कोई भी इवेंट पॉलिटिकल हो सकता है। अब कंपनी ने सोचा नहीं होगा इतना होगा, उन्होंने तो शायद गुड फेथ में ही किया होगा क्योंकि वहाँ वायलेंस अटैक हुआ था, बट people could took it at the other way around. So this is what the problem is. Next is फ़ायदे क्या है सोशल मीडिया एनालिटिक्स करने का? फ़ायदा क्या? सबसे पहले इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ मार्केटिंग। सो अगर पता चल रहा है कि हाँ कुछ डालने से ख़राब हो रहा है तो फॉर फ्यूचर यू शुड नॉट डू दैट सेम थिंग। तो नेक्स्ट टाइम जब तनिष्क ने आई थिंक कोई दिवाली के लिए ऐड बनाया था ना, प्रॉपर गोल्डन कलर की साड़ी विद मंगलसूत्र एंड सिंदूर, एवरीथिंग वाज डॉन डाउन। तो जो पहले ऑब्जेक्शंस आ रही थी ना कि देखो इंडियन वीमेन आर नॉट वेयरिंग सिंदूर, इंडियन वीमेन आर नॉट वेयरिंग मंगलसूत्र, वो सब उन्होंने अमेंड कर लिया था। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। देन इज इम्प्रूव स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कि मतलब हम कैसे स्ट्रैटेजाइज करें। जैसे अगर कार्तिक आर्यन, आजकल आपको बहुत ब्रांड्स का फेस दिख रहा है या आपको बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स का भी फेस दिख रहा है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल लिसनिंग, दैट पीपल आर लिसनिंग कि नॉन इंडस्ट्री का बंदा होके कैसे ही इज़ डूइंग गुड, ही हैज़ बीन डिलीवरिंग, ही नोज टू हाउ टू एक्ट, ही नोज हाउ टू कनेक्ट, ही नोज हाउ टू डांस ऑल्सो। सो पीपल आर लिसनिंग कि उसके सोशल रिव्यूज़ बहुत पॉपुलर है। तो ये कहाँ से मिला उन्हें? किसी ब्रांड से नहीं मिला। कार्तिक आर्यन के जो फॉलोअर्स होंगे या जो मतलब फैंस होंगे, वो कार्तिक आर्यन के लिए शायद उसकी इंस्टाग्राम वगैरह पे लिखते होंगे ना दैट वी लव यू, यू आर गुड इन एक्टिंग एंड ऑल दैट। क्रिटिक्स कार्तिक आर्यन को प्रेज करते होंगे जब एक्टिंग के लिए, जैसे तरन आदर्श जैसे लोग करते होंगे। कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया के सोर्स से उन्होंने ये सुना, उनको ये पता चला एंड दे हैव टेकन इट इन टू देयर एक्शन। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में उसको अपना फेस बनाना, जैसे मैकडोनल्ड्स, जैसे मैकडोनल्ड्स का फेस है। अच्छा बताओ कौन सी ब्रांड का? जैसे डाबर रेड टूथ, डाबर रेड की जनरली ब्रांड एम्बेसडर्स कौन होते थे? अजय देवगन।
अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम। कार्तिक आर्यन इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो चलो एक नॉर्मल मतलब एक तरह से मास अपील वाले इंसान हो जाते हैं, बट अजय देवगन तो बहुत एक सीरियस लुक देते हैं ना, काफ़ी मतलब एथिक्स वाले वो लगते हैं। हाँ जुबान केसरी बॉय वो थोड़ा सा हो जाता है, बट कार्तिक आर्यन है समथिंग बड़ा पेपी कूल हिपस्टर, जैसे आप लोग जो हिपी काइंड ऑफ जनरेशन का पार्ट है। मैंने ठीक है जुबान कैसे आ जाओ मेजर द ROI ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो एक और बेनिफिट ये भी है कि हम ROI मेजर कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया पे इतना खर्चा कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। तो ठीक है, दिस इज ROI इज अ प्योर फाइनेंस टर्म, फाइनेंशियल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने अगर शेयर बाजार में 10,000 लगाया तो कमाया कितना, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। एंटायर शेयर मार्केट इज रनिंग ऑन दैट लॉजिक, बट इवन मार्केटिंग वाले भी आर वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से लड़ झगड़ के 10,000 का बजट ला रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपका बॉस आपसे पूछेगा ज़रूर उस 10,000 का किया क्या, डंप में चला गया, संक कॉस्ट हो गई, क्या हुआ, कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। एंड एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन योर जॉब इज एज एन एम्प्लॉय यू हैव टू प्रूव कि हाँ उस 10,000 से मैंने 12,000 का बिजनेस किया। सो दिस इज़ व्हाट ROI इज। आगे हम यही डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं सोशल मीडिया में क्या डिफरेंट काइंड ऑफ मेट्रिक्स होते हैं, फिर हम ROI को एंड में डिस्कस करेंगे। सो कौन से डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं जिस पे हम सोशल मीडिया असेसमेंट करते हैं या सोशल मीडिया एनालिटिक्स या डेटा कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले इस परफॉर्मेंस मेट्रिक्स। परफॉर्मेंस मेट्रिक्स में बेसिकली सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे इंटरेक्शंस अमंग द प्लेटफॉर्म्स ओवर टाइम एंड द पोस्टेड कंटेंट। तो जो कंटेंट आया, जैसे जस्ट इमेजिन आप हो, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करी, कंटेंट डाला, कंटेंट पे कोई रिव्यू ही नहीं, कोई व्यू ही नहीं, कोई लाइक ही नहीं, आपको वहीं समझ आ जाता ना कुछ तो प्रॉब्लम थी। तो पहला परफॉर्मेंस मेट्रिक का मतलब क्या है, वॉट एवर कंटेंट यू आर पोस्टिंग एटलीस्ट उस पोस्ट के ऊपर व्यूज़ तो होने चाहिए। चलो लाइक तो फिर भी फारफेस्ड हो जाता है, एटलीस्ट व्यूज़ तो होने चाहिए, सो सम व्यूज़। देन इज वेदर द नंबर ऑफ द फॉलोअर्स इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम और नॉट। तो जैसे कोई मूवी टीजर भी आता है तो वो ऐसे ही एडवर्टाइज करते हैं ना, फर्स्ट 1 आवर में इतने व्यूज़ आ गए, सेकेंड डे आते आते व्यूज़ इतने करोड़ हो गए, यू सी। सो नंबर ऑफ व्यूज़ हैव टू हैव इंक्रीज विद टाइम। बाईजूस अगर हमारा सुपरस्टार बन गया था ना एजुकेशनल सेक्टर का, तो वो इसलिए बना था क्योंकि पीपल वर विजिटिंग, पीपल वर व्यूइंग इट्स कंटेंट वेरी विग्रसली, जब मतलब वो स्टार्ट ईयर्स में आया था। तो वो व्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, उसी से आप अपनी वैल्यूएशन या जो भी आपने फ्लॉन्ट करना उसी से आप कहीं ना कहीं कर सकते हो। और क्लिक थ्रू रेट, तो क्लिक थ्रू रेट भी होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही कंटेंट है उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका सपोर्ट, आपके लिए सपोर्ट मटेरियल होना चाहिए, देन ओनली यू आर assumed as some authentic or original kind of a platform. So social media के performance metrics के कुछ examples है कि performance में किस किस चीज़ की performance को assess किया जाता है। दूसरे में क्या है, audience analytics, मतलब audience को analyze करना। It is also very important to understand your target audience. जैसे LinkedIn की target audience is not the same target audience for Instagram. जनरली दोनों की अलग ही होगी तो जनरली अलग ही। लिंक्डइन पे हार्ड कोर वो लोग जाते हैं बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और इंस्टाग्राम पे जनरली वो लोग जाते हैं जो हार्डली वर्किंग है। हाँ इजी, सो हार्ड वर्किंग एंड हार्डली वर्किंग, सो दोज पीपल जो बहुत चिल कर रहे हैं लाइफ में, बड़ी बड़ी मतलब रेस्टोरेंट्स में जाके फोटो डाला, वो काम उनका है। और लिंक्डइन पे जाके अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस, वन दिस अवार्ड, डिड अ प्रोजेक्ट, क्लियर्ड एन इंटर्नशिप, सो जो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं वो तो ऑडियंस एनालाइज करना। अब जस्ट इमेजिन लिंक्डइन पे एंटरटेनमेंट वीडियो कोई रील आ गई, फिट नहीं बैठेगा। सो यू हैव टू एनालाइज आपका ऑडियंस पास्ट में क्या रहा है और फ्यूचर में क्या रहा है। लिंक्डइन इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, वो चाहता है थोड़ा सा चेंज हो क्योंकि बहुत सीरियस इन्वायरमेंट हो गया, तो वो थोड़ा सा उसको ना थोड़ा सा पेपी बनाना चाहता है। बट अब जस्ट इमेजिन अगर उसने ज़्यादा पेपी बना दिया तो वो फ़र्क हो जाएगा। सो कुछ करना बट इन अ वेरी राइट डायरेक्शन करना, बेटर प्रिडिक्शन ऑफ द बिहेवियर करना, नॉट फॉर द वर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पेटिटर एनालिसिस। अगर आपका कोई डायरेक्ट कॉम्पेटिटर है तो उसका एनालाइज करना है कि वो मुझसे बेटर क्या कर रहा है या उसके पास ज़्यादा लोग क्यों जा रहे हैं। सो टॉक अबाउट एनी, लाइक फेसबुक का कंपेटिटर कौन है, तुम बताओ, तुम ज़्यादा यूज़ करते होगे ना, तुम बताओ फेसबुक का कंपेटिटर है कोई? कोई भी नहीं है, सारे खरीद लिए, बैंक सारे तो खरीद लिए। जब फेसबुक को कुछ लगा ये मेरा कंपेटिटर हो सकता है, ये मुझे रिप्लेस कर सकता है, ट्विटर थ्रेड्स वाला कह रहे हो? कू, हाँ
वो ऑल्टरनेटिव बनाया था, स्पेशली वो तब बनाया था जब चाइनीज एंटी चाइनीज सेंटिमेंट बहुत हाई था, और उस टाइम पे उसके ट्रैक्शन सबसे हाई हुई थी। वो बाद में अलग बात है कि थिंग्स आर लाइक जैसे ही फेसबुक को लगा XYZ मेरा कंपेटिटर हो सकता है, एक्विजिशन, टेक ओवर या कोलैबोरेशन, यू सी। सो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ कंपेटिटर एनालिटिक्स। अगर आपको लगता है कि आपका कंपेटिटर आपसे कुछ बेटर कर पा रहा है, तो बिजनेस में हो ना, या तो चैरिटी होना तो ठीक है, तू कर ले, कोई नहीं, तेरा भी धंधा चलना चाहिए, मेरा भी धंधा चलना, या तो उस भावना से काम करो। बट जनरली उस भावना से काम होता नहीं है, स्पेशली टेक कंपनीज के अंदर तो उस भावना से बिल्कुल भी काम नहीं होता। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यू हैव टू टेक ओवर योर कंपेटिटर। ओपन एआई को फॉलो किया था तुम लोगों ने? हम मिले नहीं ना ओपन एआई के वो एपिसोड के बाद, तो आज मिलना हो रहा है। ओपन एआई, सैम ऑल्टमैन, क्या हुआ? रिमूव कर दिया सडनली, एक दिन मैसेज आ गया, एंड दैट टू ऑन गूगल मीट। गूगल मीट पर डिसीजन हुआ है कि ओके यू आर नॉट, नो, मतलब द पर्सन जो ब्रांड का चेहरा था, जैसे स्टीव जॉब्स एप्पल, ऐसे ओपन एआई सैम ऑल्टमैन। तो सैम ऑल्टमैन लोगों को दिखता था ना चैट जीपीटी ऐसी वाली फीलिंग आती थी, उसी को निकाल दिया ब्रांड से बाहर। फिर क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर इतने डायनामिक्स चेंज हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको भी ले लिया, ब्रॉकमैन को भी ले लिया। फिर धीरे उसका एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, मतलब जब जैसे होता है ना टर्मिनेशन हो जाता, तो टर्मिनेशन के बाद जैसे एक दो फॉर्मेलिटी के लिए कंपनी तो जाना ही पड़ता है ना, कुछ लेटर लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अपनी ही कंपनी में ही एंटर्ड वेयरिंग दैट विजिटर आईडी। जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हो किसी पेशेंट वगैरह को देखने के लिए, तो आपको आईडी देते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में आए हो एज अ विजिटर, विजिटिंग कार्ड जैसे एक तरह से। तो उसने वो डाला था, आई एम वेयरिंग दिस ओनली वंस एंड द लास्ट टाइम इन माई लाइफ, मतलब ये दोबारा नहीं पहनूंगा। देन व्हाट हैपेंड? 24 घंटे में लोगों को ये लगा ना, नाउ ही इज विद माइक्रोसॉफ्ट। सडनली द अदर डे केम, बाकी सारे लोग बाहर हो गए, एंड माइक्रोसॉफ्ट ने एक अच्छी सी नेगोशिएशन करके, मतलब नडेला सर ने अच्छी सी नेगोशिएशन करके ही गॉट बैक इनटू द कंपनी, एंड बोर्ड बाहर हो गया जिसने उसे बाहर किया था, ही इज रीइंस्टेटेड एज द 1% इन जॉइन। यू सी कंपेटिटर एनालिसिस। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्या कर रहा था? वो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट को समझ आता है दैट ओपन एआई इज समथिंग वेरी बिग, ह्यूज, वो मेरा कंपेटिटर है, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मुझे इसे सर्च, मतलब टैप करके रखना है कि इसमें तो कोई सांस भी ले रहा है ना, तो मुझे इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। कंपेटिटर एनालिटिक्स का पार्ट है वो, कि अपने कंपेटिटर को अंदर बाहर सबसे देखना, और जब लगे ज़रूरत इंटरवेंशन करने की, वो इंटरवेंशन कैसे कर सकते हो? जैसे यहाँ भी ये इंटरवेंशन ही हुआ कि आपने नेगोशिएशंस उसको उसके अंदर वापस किया, अदरवाइज उसको फिर खरीद लेना, पोचिंग करना। जैसे वो पोचिंग ही तो कर रहे थे कि उन्होंने उसको फटाफट ले लिया, या फिर कंपनी को ही खरीद लेना। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने 50% पैसा लगाया है, जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट को लगेगा ना ये चीज़ बहुत अच्छी और ये माइक्रोसॉफ्ट से भी शायद बड़ी बन जाएगी, उस दिन वो उसे खरीद भी लेंगे। नो बिग डील उसमें। तो दिस इज़ व्हाट अच्छा एक्सप्लेन किया, ओके, तो मुझे बताना, आई हैव अ लुक एट दैट। देन पेड सोशल एनालिटिक्स। अब पेड सोशल एनालिटिक्स में क्या आते हैं, क्या मतलब कि इन सोशल एनालिटिक्स के लिए कंपनी को रेवेन्यू भी मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्टिव एड्स, कि कौन से एड्स आते हैं और कौन से एड्स पे क्या रिस्पॉन्स आता है। यूट्यूब हैज़ बीन डूइंग दिस वेरी कंसिस्टेंटली। पता नहीं तुम लोग फॉलो करते हो नहीं करते हो, तुम आंसर नहीं करते होगे, स्किप सर्वे कर देते हो, बट यूट्यूब जनरली एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, टेक आउट 5 minutes और 5 seconds ऑफ योर टाइम एंड गिव अस अबाउट दीज ब्रांड्स, हाउ ऑफन डू यू नो अबाउट दीज ब्रांड्स। वो इसीलिए करता है कि तुम आंसर तो नहीं करते होगे, इफ़ आई नो यू पीपल करते होगा, मैं ज़रूर करती हूँ, बिकॉज बीइंग अ टीचर मुझे मॉरल ऑब्लिगेशन लगती है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कहीं यूज़ होगा वो, एंड बीइंग अ रिसर्चर ऑल्सो आई डू दैट। कर देना चाहिए अगर ब्रांड के बारे में पता है। कई लोग तो क्या करते हैं, कुछ नहीं भी पता होता, यस यस नो यो कुछ भी कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इफ़ यू नो अबाउट इट यू शुड डू इट। हार्डली 1 minute, 1 minute नहीं लगता है, 10 सेकंड में हो जाता है वो। तो आई डू दैट क्योंकि वो बहुत क्विक सर्वे होता है। सो वो क्यों चेक करता है? वो इसलिए चेक करता है कि अगर कोई ब्रांड के बारे में कस्टमर्स को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो मैं क्यों ऐड रन करूं, और अगर रन करूंगा तो पैसे ज़्यादा लूँगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स कि एक्टिव एड्स है, क्या उससे रेवेन्यू मैं कमा सकता हूँ, उसका एक एज में टोटल एड स्पेंड, कौन सी ब्रांड कितना पैसा खर्च कर रही है, तो उस ब्रांड के सारी चीज़ें वो चेक करेगा कि हाउ पीपल आर रिस्पॉन्सिंग टुवर्ड्स इट, और अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो वो उसको कंटिन्यूएशन में रखेगा कि एक बार नहीं, उनके एड्स हर बार एक तरह से लूप में दिखाए जाएंगे। टोटल क्लिक्स कितने आ रहे हैं किसी ऐड के लिए या किसी वीडियो के लिए, वो सारी चीज़ें भी मेक श्योर करना, स्पेशली अगर वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट है तो उसके लिए मेक श्योर करना। अगेन अ क्लिक थ्रू रेट, देन कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक इज जब कस्टमर क्लिक कर रहा है तो मतलब एक तरह से टोटल, मतलब आप खर्चा तो कर ही देते हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, 10,000 तो आपने तो खर्च ही दिए,
अब 10,000 के ऊपर एक क्लिक आए या 10,000 के ऊपर 10,000 क्लिक आए, वो डिवाइड होके, तो आपको एक क्लिक का कितना खर्चा पड़ा, मतलब एक तरीके से एक कस्टमर को वो माउस टच करवाने का आपको कितना खर्चा पड़ रहा है। तो कई बार वो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं व्यूज़ आए, रिव्यूज़ आए या क्लिक्स आए, और कई बार वो बहुत अच्छा हो जाता है कि वो हार्डली कुछ कॉस्ट आती है, मतलब सारा ही रिकवर हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट पर एंगेजमेंट, जैसे आपने कूपन वाला कुछ किया तो कितने कस्टमर्स एंगेज हुए, कितने कस्टमर्स ने उस गेम में पार्टिसिपेट किया, वो ऐसे एस्टिमेट करना। कॉस्ट पर एक्शन, एक्शन कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जन वाला हो सकता है, क्लिक टू कार्ट हो सकता है, रिव्यू लिखने का हो सकता है, तो हर एक्शन के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ा है, क्योंकि साइट मेंटेनेंस, कंटेंट बिल्डिंग, उस सब में तो आप खर्चा करते ही जा रहे हो। एंड लास्ट इज कॉस्ट पर परचेज, तो वो पर परचेज में सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका रॉ मटेरियल असेसमेंट, लॉजिस्टिक असेसमेंट, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन इज इन्फ्लुएंसर एनालिटिक्स, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है, तो आपको ये भी असेस करना है कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स आपके पेज के आ रहे हैं या आपके पेज पे या आपका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी रेलिवेंट टू योर प्लेटफॉर्म बेसिकली। तो इसमें हम क्या देखते हैं, टोटल इंटरेक्शंस ऑफ द इन्फ्लुएंसर पर 1000 फॉलोअर्स, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आर फॉर द पर्पस ऑफ पीपल, तो 1000 के हिसाब से आप देखो कि कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो ज़्यादा से ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ द नंबर्स में लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो उससे आप चेक करते हो कि हाँ, इस इन्फ्लुएंसर के साथ फ्यूचर में भी काम किया जा सकता है, या इस इन्फ्लुएंसर का कुछ बेनिफिट नहीं है, तो इस पर हम रीथिंक कर सकते हैं कि इसको कंटिन्यूशन में रखना है या नहीं रखना। ऑडियंस साइज एंड वो क्या हैशटैग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और उसकी क्या पॉपुलैरिटी है, उसको इंश्योर करना। देन नंबर ऑफ पोस्ट इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट, अब कई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, बुरा मत मानना, बट अगर एक इन्फ्लुएंसर हो तो बुरा मत मानना, लेकिन वो ना सिर्फ तभी एक्टिव होते हैं जब उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जैसे कॉलेज इलेक्शंस के टाइम पे जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं ना, इलेक्शन से 2 4 6 महीने पहले बड़े एक्टिव हो जाएंगे, पेड़ भी लगाएंगे, सोशल वेलफेयर भी करेंगे, गरीबों को खाना भी खिलाएंगे, यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो ये चीज़ मेक श्योर करना कि वो जो पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो उसका क्या मतलब एक तरह से इफेक्ट है। तो अगर कोई 6 महीने पहले, साल पहले कर रहा है, तो उसका मतलब उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ही है, और उसके बाद वो 10 साल या 20 साल डोरमेंट, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो ये सारी चीज़ को है सीजनल, हाँ, तो इतना सीजनल भी नहीं होना चाहिए। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहा है तो फिर तो उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए ना। पेड़ लगाएगा तो ऐसे तो नहीं सिर्फ, जैसे सपोज करो लाइक अर्थ डे के आसपास होता ना, ये जितने ये इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं ना, नोटिस करा करो, जो सो कॉल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, ये 22 मार्च के आसपास ही जिंदा होते हैं, फिर सडनली वो दिन चला जाता है, सब सो जाते हैं। उस दिन जितने पेड़ लग गए, उसके बाद ये भी नहीं चेक करते कि जो पौधा मतलब सैपलिंग लगाया है वो मतलब ठीक ठाक भी है या गाय खा गई। तो एटलीस्ट ये तो मेक श्योर करना चाहिए ना कि दे शुड बी एक्टिव। दिवाली पे भी क्रैकर करते रहते हैं और उसके बाद कोई वो पोल्यूशन नहीं है। सो इट्स नॉट ओनली दिवाली के क्रैकर्स, मेनी थिंग्स आर देयर विच आर अकाउंटिंग टू पोल्यूशन। सो इफ़ यू आर अ ट्रू इन्वायरमेंटलिस्ट, ट्रू सपोर्टर ऑफ एंटी पोल्यूशन ड्राइव, तो आपको हर चीज़ में वो मतलब निकल के आना चाहिए। ऐसे ही जैसे पेटा वाले होते हैं, एवरीथिंग दे हैव अ मतलब पास्ट ट्वीकिंग होती है। देन इज पास्ट कोलैबोरेशंस, कि उस इन्फ्लुएंसर ने जैसे मेबलिन के साथ कोलैबोरेशन किया तो उसके रिव्यूज़ क्या थे, और अगर जस्ट इमेजिन करो किसी इन्फ्लुएंसर की ब्रांड कोलैबोरेशन से आपके पास बहुत रिविजिट आए, आपके पास बहुत व्यूज़ आए, तो आप चाहोगे कि ऐसे मतलब ब्रांड्स को भी आप मतलब एक तरह से इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे, एंकरेज करोगे कि वो इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस करें, और आप भी चाहोगे इन्फ्लुएंसर भी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करें। क्योंकि जैसे यू टेल मी एनी इन्फ्लुएंसर जिसकी ब्रांड कोलैबोरेशन बहुत अच्छी है, बता सकते हो? आई डोंट फॉलो इन्फ्लुएंसर्स, तो मैं, हाँ, किम कार्दाशियन तो है। सो शी इज़ वन जो आई थिंक फैशन की सारी ब्रांड्स के साथ अच्छा उसका एक तरह से कोलैब हो सकता है। रोनाल्डो फॉर ऑल दोज थिंग्स जो मतलब फुटबॉल से रिलेटेड है, स्पाइक्स शूज़ जो होते हैं उनके लिए भी, तो दैट इज़ वन थिंग। रोनाल्डो का कितना पॉपुलर हुआ था वो जल लीजिए, कोका कोला वाला जो था कि उसने ऐसे कर दिया था, वो कितना पॉपुलर हुआ था। सो देखो कितनी छोटी सी चीज़ थी बट उसका मैसिव इम्पैक्ट कितना हो गया कि वो आज भी पोस्ट भी याद है। देखो नेक्स्ट इज, ये बहुत अच्छा एरिया है जिस पे अगर कोई भी रिसर्च करना चाहे तो कर भी सकता है, सेंटिमेंट एनालिसिस। नाउ व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑफ द ऑडियंस, what is the sentiment of the audience towards a brand or towards a social media page? तो सेंटिमेंट को चेक करना। अब सेंटिमेंट इज अ वेरी ब्रॉड थिंग। अगर हम हैप्पी भी बात करते हैं ना, तो हैप्पी भी ओनली नॉट हैप्पी नहीं होता, उसमें भी बहुत सारी ना सब चीज़ें होती है। लाइक पीपल कैन बी लाइक ओके, पीपल कैन बी लाइक अच्छा
पीपल कैन बी लाइक न्यूट्रल, पीपल कैन बी लाइक चलता है यार, चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ही नहीं है कोई और, या पीपल कैन बी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द ब्रांड. तो सेंटिमेंट एनालिसिस में ज़्यादा, अब वो सेंटिमेंट्स कैसे पता चलते हैं, वो सेंटिमेंट्स पता चलते हैं, इमोशंस कैसे पता चलते हैं, उनके वर्ड्स से. तो जैसे मैं एग्जांपल नहीं दे रही थी अभी, जैसे पोस्ट को पोस्टमार्टम जो कपिल शर्मा करता है, उससे लोगों के अब देखा करो, हर इंसान की पोस्ट से उसके सेंटिमेंट का पता चलता है. वो डिप्रेस्ड है तो डिप्रेसिंग आंसर या डिप्रेसिंग रिव्यू कमेंट होगा, वो बहुत खुश है तो उसने फन वे में लाइटली लिया होगा, लाइक हैप्पी गो लकी पर्सन. अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, कोई लेखक वेखक है, तो उस पर डेप्थ गहराई बहुत ज़्यादा होगी. ये सेंटिमेंट. और ये कौन कर सकता है? आप जनरली एक AI सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह के थ्रू डेटा फीड कर सकते हो कि ये वर्ड्स इस मूड को डिपिक्ट करते हैं, ये वर्ड्स इस मूड को डिपिक्ट करते हैं, एंड वो पूरा सॉफ्टवेयर एल्गो रन करके वो आपको बताएगा कि व्हाट इज़ दिस रिव्यू या व्हाट इज़ दिस ब्रांड के सेंटिमेंट्स. तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे रिव्यूज़ आते हैं, सारी वर्ड्स की चंक्स की डिफरेंट एक तरह से पोस्टमार्टम करने के बाद, डाइव करने के बाद, दे कैन टेल यू द सेंटिमेंट फॉर दैट ब्रांड. तो अगर वो पेपी सेंटिमेंट है, लाइक MTV तो नहीं, कुछ और सोचते हैं, जीप गाड़ी, ऑल द बॉयज इन दी, मतलब बेसिकली. तो जीप के लिए क्या सेंटिमेंट है, बताओ क्या सेंटिमेंट निकलता है जीप के लिए? हाँ, थार की बात कर लो. हाँ, और एक वो आता है ना, एक मतलब कुछ मतलब, हाँ, I understand you. Well, this is the kind of thing. The things, the feelings that you feel for Jeep or you feel for Thar would not be the same that you will be feeling for a Santro or a Wagoner. Santro और Wagoner के लिए फीलिंग क्या आएगी? अंकल वाली, फैमिली वाली. दिस इज वर्ड, मतलब एक कम, मतलब ठीक है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास मैन रनिंग अ कार बिकॉज ही नीड्स जस्ट अ कार फॉर द कन्वीनियंस पर्पज. और वो थार में वही वो दादागिरी थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं वो एक ऑरा, जैसे वो कह रहे हैं ना, एक ऑरा लेके चलते हैं, भाईगिरी. समझ गए तुम सारे. नाउ वी कम टू व्हाट इज सोशल मीडिया ROI. तो सोशल मीडिया ROI भी क्या है? एक मेट्रिक है जो हमें शो करता है, जो हमें रिफ्लेक्ट करता है वैल्यू दैट यू हैव जनरेटेड फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स ऑन सोशल मीडिया. ब्रांड्स तो ये करती हैं, बट अगर आप भी, जैसे सपोज होता है ना, आजकल लोग होम बिजनेसेस शुरू कर देते हैं, लाइक मैं केक्स बनाती हूँ और अपनी उस पर फोटो डाल दी. यू शुड ऑल्सो चेक योर ROI कि एक पोस्ट डालने के बाद आपका खर्चा क्या था और आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, वैल्यू कितना जनरेट हो रहा है. जितना वैल्यू जनरेट हो रहा है और खर्चा कम है, उतना आप ज़्यादा घी में आपकी उंगलियाँ, दैट यू कैन से लड्डू है. कैपिटल इन्वेस्टेड, हाँ, एक तरह से दैट यू कैन ऑल्सो से कि एडवर्टाइजिंग, मतलब आपने जितना, मतलब आपने जितनी चीनी डाली, अब मीठा आप चेक कर रहे हो, मीठा हो रहा है या नहीं हो रहा है. जितना मीठा उतना आप हैप्पी, अदरवाइज यू आर नॉट हैप्पी. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द गोल ऑफ एनी, इफ द गोल, खत्म होने वाला है ना, खत्म होने वाला है जल्दी. If the goal of a paid campaign on social media is to increase brand awareness and influence, ROI could be measured बाय द ग्रोथ इन फॉलोअर्स, क्योंकि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और द पोस्ट इम्प्रेशंस. यू सी यहाँ पे गोल क्या है, हर ब्रांड का ना अपना गोल होगा. किसी का अवेयरनेस क्रिएट करने का, किसी का परचेज कन्वर्जन क्रिएट करने का, किसी का होगा रिमाइंडर्स देने का. सो हर गोल के लिए आपका सोशल मीडिया ROI इन्वेस्टमेंट निकालना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो सबसे बेस्ट है कितने काउंट्स बढ़े, कितने व्यूज़ बढ़े, कितने पोस्ट पे इंप्रेशंस, जैसे लाइक, डिसलाइक, हैप्पी, सैड, वो इंप्रेशंस आए. आगे आई थिंक फॉर्मूला भी होगा इसका. अच्छा, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस कर लेते हैं कि क्यों हमें ROI मेजर करना चाहिए. सबसे पहले वो आपकी ब्रांड की वैल्यू दिखाता है, सो इट डेमॉन्स्ट्रेट्स योर ब्रांड वैल्यू, योर एंटायर एफर्ट वैल्यू. देन इट प्रूव्स दैट योर सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इफेक्टिव. यही मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ पोस्ट नहीं मिल रही, कुछ रिव्यू नहीं मिल रहा, व्यू नहीं मिल रहा, तो बंद करो. दैट इज़ नॉट इन योर इंटरेस्ट. कुछ और सोचो. You think about it. Then is identify the areas that you are most successful in. सब में अच्छे नहीं होते, मतलब हर ब्रांड भी हर एरिया को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा होगा. सो यू आइडेंटिफाई आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है और उसी पे काम करो. अगर आपको लगता है कि आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सबसे स्ट्रेंथ है, तो आप उसी पे काम करो. आप दूसरी चीज़ पे जाओ ही मत, क्योंकि शायद दूसरे में जाने में आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी और शायद रिटर्न भी उतना नहीं आएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैकअप एंड इन्फॉर्म बजट एलोकेशंस. उसी से आपको पता चलेगा मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं या कम पैसे खर्च करने हैं.
कि मेरा खुद का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी पैसे से मेरा काम हो जाएगा, या मुझे और अपनी जेब से पैसा डालना पड़ेगा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। फॉर्मूला क्या है? सोशल मीडिया आरओआई इज वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम एनी सोशल मीडिया माइनस द कॉस्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट। तो आपने जितना भी कॉस्ट किया आप डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट। सो यहाँ पे वैल्यू जनरेटेड ऑफ सोशल मीडिया का मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसेस होगा, जैसे सेल्स बढ़ाना, लीड्स बढ़ाना, कन्वर्जन्स बढ़ाना या कॉस्ट सेविंग करना। तो आधे लोग तो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ बहुत एक्सपेंसिव। न्यूज़पेपर में ऐड देना, बिलबोर्ड पे ऐड लगाना ज़्यादा महंगा होता है, पर एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना इज़ लाइक हार्डली एनी खर्चा। सो अगर आपका खर्चा सेव करना ऑब्जेक्टिव है, वो भी आपके लिए एक वैल्यू है। अगर आपका सेल्स बढ़ाना है, एक इंक्रीज है, तो वो भी आपके लिए एक वैल्यू है। अगर आपके लिए लीड्स बढ़ाना एक वैल्यू है, तो वो भी आपके लिए एक वैल्यू है। सो डिफरेंट डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्वेश्चंस। और आप खर्चा कैसे करोगे सोशल मीडिया पे? इट कुड बी इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कंटेंट क्रिएशन। या तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब आप पन लाइन्स, फनी लाइन्स सब सोच लेते हो, तो इसमें खर्चा नहीं होगा। बट जनरली आई हैव सीन जनरली पीपल आर हु आर गुड इन डूइंग बिजनेस आर नॉट गुड इक्वली इन these areas like being creative, composing emails, composing newsletters। तो उसके लिए उन्हें जनरली कोई ना कोई हायर करना पड़ता है। तो कंटेंट क्रिएशन का कॉस्ट, एम्प्लॉय सैलरी, जो आपकी वेबसाइट या सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, खुद ही तो ना करोगे, या तो वन मैन आर्मी हो, खुद ये भी चला लोगे, खुद प्रोडक्शन भी संभाल लोगे, खुद फाइनेंस की भी हैंडलिंग कर लोगे, सब कुछ खुद कर रहे हो। तो सब कुछ खुद करना इनिशियल स्टेजेस में बहुत आसान है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, जो केक की फ़ोटो डाल के सिर्फ करते हैं और केक ऑर्डर्स लेते हैं, बट धीरे धीरे अगर जस्ट इमेजिन उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया केक इंडस्ट्री का ही, तो इन्हें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ वगैरह को लाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर वगैरह। फिर ऑब्वियसली बात है, जैसे अब ये यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट भी बनाते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लाइट्स होती है इनके पास, माइक्स होते हैं, प्रॉपर कैमराज होते हैं, एवरीथिंग दे हैव। सो दे हैव टू डू इन्वेस्टमेंट ऑन दीज IT एंड जो सब्सिडरी चीज़ें भी होती है, एंड अदर रिलेटेड रिसोर्सेज जो सोशल मीडिया में, तो और भी जैसे डेटा बेसिस खरीदना, वो सारी चीज़ों में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान से कंक्लूजन क्या है इसका? एनी ROI परसेंटेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप शुरू तो हमेशा 0 से करते हो ना। सो एनीथिंग विच इज़ इन पॉजिटिव लाइक 1, 2, 3, 10, 15 और भी अच्छा नंबर है, मीन्स दैट योर सोशल मीडिया एफर्ट्स हैव जनरेटेड मोर वैल्यू। सो व्हेन आप इसको ऐसे समझो, पॉजिटिव एक्सेस, नेगेटिव एक्सेस एंड ओरिजिन इज 0। 0 से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गुड, करो अच्छा है, धीरे धीरे यू विल इंक्रीज। बट अगर आप नेगेटिव एक्सेस पे हो, 0 से -इन्फिनिटी तक हो, टेक अ रीविजिट, रुक जाओ, कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। नेगेटिव का मतलब है जेब से पैसा जा रहा है, आ तो रहा ही नहीं है, ना वैल्यू आ रही है ना पैसा आ रहा है। सो टेक अ पॉज, टेक अ रीविजिट एंड देन डिसाइड आपको उसको और कैसे अच्छा इम्प्रूव करना है। सो मेजरिंग सोशल मीडिया ROI एम्पावर्स मार्केटर्स टू प्रूव दैट देयर एफर्ट्स, जो भी उनके एफर्ट्स है उससे वैल्यू क्रिएट हुई है, और इससे आपको ये भी पता चल सकता है व्हाट्स in favor of your business and what's not in favor of your business to make future decisions more and more better. We have 15 minutes. You can ask me any questions that you want and then I'll leave the class in like 15 minutes. पूछो, कोई भी questions है, you can ask me. But we were discussing about cost per click, right? So there was this term also, pay per click. You were हाँ, using. पे पर क्लिक होता है या हाँ सिनोनिम्स। जैसे ये क्या है ना, जार्गन्स हैं, और ये जार्गन्स ऐसे हैं जो सभी मतलब डिजिटल यूजर्स ने ही क्रिएट किए हैं। सो समबडी सेज इट एट क्लिक थ्रू रेट, कॉस्ट पर क्लिक। अच्छा, कई लोग कॉस्ट पर माइल भी यूज़ करते हैं, माइल एज अ टर्मिनोलॉजी फॉर 10,000 चलेगा। तो कोर पता होना चाहिए। अटेंडेंस शीट कहाँ पे है? अटेंडेंस शीट है, हाँ लिख दी। आगे किसकी रहेगी? जिनकी पहले इधर दे दो, फिर आगे दे देना। पहले उधर उस साइड पास कर दो, लास्ट में भी पास कर दो पहले। और कोई क्वेश्चन? So I was reading this chapter the other day. Like it was more about emotional branding. इमोशनल ब्रांडिंग। So you were talking about that sentiment analysis. So how we can basically align that aspect of this देखो, emotional. इमोशनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट, एक तो होता है गेटिंग इन द हेड ऑफ द कंज्यूमर, जो नॉर्मल मार्केटिंग करती है, देन गेटिंग इन द वॉलेट ऑफ द कस्टमर, जो भी हर मार्केटिंग करती है, बट इमोशनल ब्रांडिंग इज एक्चुअली गेटिंग इन द हार्ट ऑफ द कस्टमर। सो इफ समहाउ द ब्रांड हैज़ डन समथिंग, और इसके लिए जनरली ह्यूमन एफर्ट चाहिए होता है। अगर कोई भी ब्रांड इमोशनल ब्रांडिंग करने में सक्सेसफुल हुई है ना कहीं उस ब्रांड के एम्प्लॉयज़ का रोल रहा होगा इन ऑल दैट एफर्ट। जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, Like Netflix का एक और एग्जांपल दे रखा था। नेटफ्लिक्स में क्या था बताओ? कि Netflix का जो कल्चर है ओवरऑल बहुत अच्छा है। लाइक गूगल का कल्चर हम हाँ हाँ, अच्छा एम्प्लॉयज़ कल्चर की बात कर रहे हो, वहाँ पे एज अ वर्किंग कल्चर की बात कर रहे हो? वर्क कल्चर का
ठीक है। और भी मतलब there are other examples as well. जैसे हम Pepsi को या Coke को हमेशा happiness से ही resonate हैप्पीनेस से रिलेट करते हैं एग्जैक्टली। तो जनरली कोक के एड्स देखा करो, जनरली जो दिवाली के टाइम पे कोक के एड्स आते हैं दे आर ऑल अबाउट फैमिली। उसके पहले और उसके बाद जो कोक के ऐड आएंगे ना, उसमें हो सकता है टाइगर श्रॉफ अकेले पेप्सी पी रहा है या कोक पी रहा है, बट जनरली ड्यूरिंग दिवाली, ड्यूरिंग फेस्टिविटी टाइम, जो दशहरे से दिवाली का पीरियड होता है, कोक एड्स मोर फोकस ऑन घर पे सारे खाना खा रहे हैं और अरे एक चीज़ की कमी है, कोका कोला आ जाएगी। फिर यू सी दैट बिकॉज वो उस टाइम पे वो एम्फोसिस करना चाहते हैं दैट कोक मीन्स शेयरिंग हैप्पीनेस, उसका टैगलाइन भी यही है। और एक बीच में ना कोक का एक कैंपेन भी आया था, उम्मीदों वाली धूप सनशाइन वाली आशा, वो फॉलो करना, यूट्यूब वगैरह पे मिल भी जाएगा वो। हाँ, डेयरी मिल्क भी ऐसे ही करता है। तो डेयरी मिल्क का भी यही है, जनरली वो रक्षाबंधन के टाइम पे फैमिली आ जाएगी, बट हाँ जब वैलेंटाइन जाएगा तो वो सिल्क वाले एड्स, किस मी, वो वाले वैसे ही आ जाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज दैट। तो जनरली इमोशन, अब जैसे सिल्क भी देखा जाए इमोशनल ब्रांडिंग में पहुंच चुकी है। उसके वो वर्ड्स पढ़ो ना, हम तो जनरली बस हमें गाना अच्छा लगा हम सुन लेते हैं, बट यू रीड दैट, आई कैन फील योर touch on the fingertips, so happiness in your eyes, वो सारी चीज़ is something related to the human emotions. So happiness, eyes, fingertips and all that, वो चॉकलेट खाने का वो सारा एक्सपीरियंस ही आ जाता है, ऐसा लगता है हाँ यार मैं भी ऐसे गंदी तरीके से खा लूँ चॉकलेट, that kind of a thing. So that is also something emotional. हाँ भी बता देती हूँ। और दूसरा इमोशनल ब्रांडिंग में ना एम्प्लॉयज़ की बहुत भूमिका होगी। जैसे डेल हैज़, डेल के जो पर्सनल एक तरह से सेलर्स होते हैं ना, जो डेल के लैपटॉप जैसे रेकमेंड करते हैं, क्योंकि डेल का हमेशा से ये रहा है कि वो एक नॉर्मल लैपटॉप नहीं बना, ये तो अब ना क्योंकि धीरे धीरे दे आर, स्टार्टिंग में उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा ही होता था, दे हैड देयर वेबसाइट पे जाओ अपना खुद सारा करो एंड देन। तो ये एक वो चीज़ थी जो कस्टमर्स को कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि कस्टमर्स को क्या मिल रहा है, बना बनाया है ये लैपटॉप, बना बनाया वो लैपटॉप, तो कस्टमर्स खुद कर पा रहे हैं। तो वो भी एक इमोशनल कनेक्ट था कि माइकल डेल कुड कनेक्ट विद द पीपल। इसी तरीके से सर्विसेज इंडस्ट्री में बहुत वैलिड है इमोशनल ब्रांडिंग, क्योंकि सर्विसेज में क्या है, जैसे आप पढ़ा करो रिट्स कार्ल्टन के स्टडी, लेडीज एंड जेंटलमैन सर्वे, रिट्स कार्ल्टन के केस स्टडी है। उसमें बेसिकली क्या था, एक कपल थे, कपल के ना एक बच्चे को ब्रेकफास्ट करना था, इट्स अ वेरी मतलब रिच लग्जरी रेस्टोरेंट ना, तो वहीं पे रेस्टोरेंट में उन्हें ब्रेकफास्ट करना था एंड द चाइल्ड हैड अ वेरी पिक्यूलियर डिमांड कि वो सिंगापुर के XYZ मार्केट का ही अंडा खाएगा। दैट वाज मतलब उन्होंने बोला नहीं मुझे तो वही खाना है। व्हाट वाज मतलब अब ये इस केस में क्या करेगी, मतलब अब इसी पर्टिकुलर मार्केट का खाना है। सो दे हैड देयर पीपल, क्योंकि रिट्स कार्ल्टन में ना क्योंकि वो चाहते हैं हम कस्टमर्स को अच्छे से सर्व करें, तो वहाँ पे हर एम्प्लॉय को ना $20,000 का बफर अलाउड किया हुआ है कि ये 20,000 ना हर कंपनी आपका एकदम से सैंक्शन कर देगी। किसके लिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। कि अगर आपको लगता है किसी कस्टमर को कुछ बहुत, जैसे अब ऑब्वियस बात है ना, आप मैनेजर के पास तो जाके नहीं पूछोगे ना सर 20,000 दे दो काम करना है, ये हर किसी को मिला हुआ है बफर फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो उसने अपना क्विकली ये बफर यूज़ किया, लोगों को रन करवाया, जाओ फटाफट जाके ना वहाँ से ये लेकर आओ, क्विकली दे गॉट इट थ्रू क्विक सर्विस एंड देन दे वर एबल टू सर्व दैट मील टू द, सो दिस इज द लेडीज एंड जेंटलमैन सर्विंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो कहीं ना इमोशनल एलिमेंट यही होगा, एक आदमी होगा, एक पीछे कोई इंसान होगा। जैसे इवन एयरलाइंस में भी ये होता है कि एयरलाइंस में भी जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं कई बार दे गो ऑफ द माइल, हाँ दे गो ऑफ द माइल हेल्पिंग द कस्टमर्स। जैसे अगर वो वेजिटेरियन है, आपके मील में कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना, जैसे अगर किसी का फास्ट है तो हाउ विल यू सर्व दैट पर्सन अ मील, तो फ्रूट्स का अरेंजमेंट करना, जूस प्रोवाइड करना। तो इससे क्या हो जाता है, यू रिमेंबर दैट फ्लाइट फॉर द नेक्स्ट ऑफ योर ईयर्स ऑफ योर लाइफ। हाँ यस, तो दैट इज़ वाई ना वो एक वो उनके एड्स में भी एक फीलिंग आती है यार, ये बैठना है तो ऐसी वाली एयरलाइन पे बैठो, वरना क्या ही घूमना है एयरलाइन में। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, तो वो इमोशनल ब्रांडिंग है। कहीं ना कहीं इमोशंस को टच करना, उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितना आप सेंटिमेंट्स को अच्छे से स्टडी करोगे आपको भी इमोशनल ब्रांडिंग करने में उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। नाउ टू योर क्वेश्चन, ऑफ पेज में हमने क्या क्या पॉइंटर्स कवर किए थे, एक बार फटाफट से उसको देख लेते हैं। सो देखो ऑफ पेज में हमने सबसे पहले किया था बैकलिंक। बैकलिंक क्या होता है, अभी जिस पेज पे हूँ ये उस पेज पे लिंक नहीं है, बट उसके पीछे जैसे क्लिक थ्रू रेट से अवेलेबल है। तो कई बार मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, तुम किसी पेज पे जाते हो, कुछ क्लिक करते हो, और जैसे ही तुम क्लिक करते हो कई बार वो आ जाता है पेज नॉट फाउंड, कई बार आ जाता है पायरेसी वाला कोई वीडियो चल जाता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो जो इस पेज पे जैसे कई बार हम क्या करते हैं, ये तुम लोग बहुत करते हो,
अगर एग्जामिनर आ रहा है तो उस टाइम तो अपना डेस्क क्लीन कर लेते हो, और नीचे जैसे जैसे मे बी शायद प्रिंसिपल मैम रूम में आ रही है, स्कूल में आप ये लोग बहुत करते थे, नीचे डेस्क के नीचे सारे गंदे कागज, चिप्स के पैकेट, वो सब पड़ा है। सो डेस्क आपका क्लीन है बट नीचे सब कुछ डर्ट है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी आपका इंस्टाग्राम पेज तो इस पेज पे नहीं है ना, आपका यूट्यूब का अकाउंट का डिटेल तो इस पेज पे नहीं है, बट दे शुड बी देयर, मतलब वो होनी चाहिए। और अगर वो हैं तो उसका कंटेंट और आपके अभी जो पेज पे कंटेंट है वो भी थोड़ा सा कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि यहाँ तो आप सब कुछ अच्छा दिखा रहे हो, जैसे किसी होटल के वेबसाइट पे गए तो सब कुछ बहुत अच्छा है, और वहाँ जाके गए तो यूट्यूब पेज तो लिखा हुआ है कि विजिटर्स ऑन दिस पेज या दैट पेज, पर वहाँ जाके कुछ है ही नहीं, कोई कंटेंट नहीं है, कोई व्यूज़ नहीं है, कोई लाइक्स नहीं है, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, अनलिंक्ड मेंशंस। अनलिंक्ड मेंशन जैसे कुछ नीचे दे देना, लाइक फॉर बुकिंग कॉन्टैक्ट दिस मिस्टर राजू, जैसे कोई बैंक्वेट हॉल की वेब पेज था, तो जो आप लिंक के फॉर्म में नहीं दे सकते, जो आप वेब पेज के फॉर्म में नहीं दे सकते, जिसमें आपको लगता है कोई रियल ह्यूमन की ज़रूरत है, तो वहाँ नीचे उसको मेंशन कर देना, ताकि अगर लोगों को रीच आउट करना हो तो दे कैन एक्चुअली रीच आउट। तो ये भी समथिंग जो इस पेज से रिलेटेड नहीं है बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और कई लोग होते हैं जो प्रिवेसी में बहुत मेंटेन करते हैं, जैसे फोटोग्राफर्स भी कई बार करते हैं, जो बहुत मतलब अपने पैशन के लिए फोटोग्राफी करते हैं ना, वो भी नहीं चाहते कि लोग उन्हें ना परेशान करते रहे, तो वो क्या करते हैं, गूगल को बता देते हैं दिस इज़ मी, दिस इज़ माई बिजनेस कार्ड। कोई बहुत रिक्वेस्ट करे पर्सनल लेवल पे जाके, तब आप उन्हें बताना कि दिस इज़ माई डिटेल, अदरवाइज डोंट शेयर। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, गूगल माई बिजनेस, ठीक है, ये होते हैं। सो बेसिकली अगर इसको समराइज करो तो ऑन पेज का मतलब है जो फैक्टर्स वेबसाइट के ऊपर है, अभी वेबसाइट के ऊपर दिख रहे हैं, और ऑफ पेज बेसिकली जो रेफरेंसेस टू योर वेबसाइट्स है। तो जैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते थे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी लिखते थे, तो बिब्लियोग्राफी वाज ऑल ऑफ पेज एसईओ, और जो प्रोजेक्ट के अंदर है दैट इज ऑन पेज एसईओ, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ओके, और कोई डाउट? बाकी मैंने एग्ज़ाम वगैरह का बताया था तो वो पूछ लेना, या मे बी ऑनलाइन चेक कर लेना, तो वही चीज़ है। वीडियो क्या, वीडियो, हाँ भी रुक जाओ भाई, वीडियो अगर कोई बाहर अभी पॉपअप आया हुआ है, There is a pop-up here. Yeah. क्या कह रहा है वो पॉपअप? Ma'am, it is about battery, right? ओह, Battery is running low. बैटरी इज रनिंग लो एंड द पर्सन इज नॉट हेयर। देखो यार बाहर है तो देखना ज़रा, बताना। हाँ, लेट मी यू आस्क फॉर देम।